आप सबों का स्वागत है। ये बिहार स्वाभिमान मंच के माध्यम से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच के माध्यम से हम लोगों का ये टॉपिक है, बिहार में अतिथि सहायक प्राध्यापकों का आंदोलन क्यों। और इसी मुद्दे पर आज हमें चर्चा करना है और एक मैसेज देना है कि बिहार हमेशा शिक्षा के मामले में इस तरह क्यों हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि आप दोनों विद्वान निश्चित रूप से इस पर अपना मत रखेंगे और इसका आने वाले समय में बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्वागत करते हैं मणि जी का और दीपक जी, दीपक कुमार जी का। जी धन्यवाद सर। मेरा पहला प्रश्न होगा सर, जो टॉपिक है इस मंच के माध्यम से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच के माध्यम से, जी जो टॉपिक है वो है कि बिहार में अतिथि सहायक प्राध्यापकों का आंदोलन क्यों। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मणि जी आप इस पर अपना जो आपका अपना यह विवेचना करें और प्रकाश डालें क्यों। जी सर। जी सबसे पहले तो आपके संगठन को, आपके स्वाभिमान मंच को मेरे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन गंभीर मुद्दों पे चर्चा आज आयोजित किया। और फिलहाल अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो बिहार के लिए ये गंभीर मुद्दे हैं, जहाँ पे शिक्षा, हायर एजुकेशन, खासतौर पे अगर हायर एजुकेशन के बारे में बातें करें तो बहुत बुरी स्थिति में थी और है भी। और उसका सबसे बड़ा कारण था शिक्षकों की कमी। तो फिलहाल कुछ दिन पहले बिहार विश्वविद्यालय में अथवा बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों, सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मानक के अनुरूप अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उसमें कहीं से कोई ऐसा नहीं है, उन सारे मानकों को पूरा किया गया है जो पिछली बहाली में सन 2014 में बीपीएससी ने किया। तो उस तरीके से अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति, उसी तौर पे शिक्षक की जो शिक्षा की व्यवस्था खराब होते जा रही थी हायर एजुकेशन की, खासतौर पे कॉलेज में शिक्षक नहीं थे, विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं थे। तो शिक्षकों के अभाव के कारण जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, वो अतिथि शिक्षक के आने के बाद मैं 100% तो नहीं, लेकिन लगभग मैं समझता हूँ कि 80% उनका समाधान मिल गया। और निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ रखूँ कि विगत 5-6 महीने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है, तब से पठन पाठन सुचारू रूप से चल रहा है। वैसे स्थिति में इनको हटाया जाना। सवाल यह है जैसे कि आंदोलन क्यों। तो आंदोलन इसलिए कि जहाँ पे शिक्षा का इतना, शिक्षकों की कमी के कारण, जहाँ पे शिक्षकों की कमी के कारण क्लासेज नहीं चल रहे थे, जहाँ पे शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन का काज बुरी तरह से प्रभावित था, वहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। उनकी नियुक्ति मानक के अनुरूप की गई है। देश के दूसरे कई प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और 1-2 प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में जो पहले से अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, उनको अस्थायी नियुक्ति में, वहाँ के सहायक प्राध्यापक की अस्थायी नियुक्ति में वरीयता दी गई अथवा उनका नियमितीकरण किया गया अथवा समायोजन किया। तो जो बिहार सरकार ने अतिथि शिक्षकों को लिया, वे अपना काम तरीके से कर रहे हैं और फिर उनको हटाया जाना निश्चित तौर पे आंदोलन का एक कारण बनता है। बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजेश सुभांगी। ये सोनपुर डाइट में गेस्ट फैकल्टी हैं। और राजेश सर, हेलो राजेश सर, अगर जुड़ गए हैं तो आवाज जा रही है मेरी आपके पास? राजेश सर आवाज जा रही है मेरी? मेरी आवाज जा रही है? राजेश सर, मेरी आवाज जा रही है आपके पास? आप ईयरफोन लगा लीजिए हो तो। चलिए, फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मेरा फिर से ये प्रश्न होगा अब दीपक कुमार जी से कि इस बारे में आपका क्या कहना है। जो अभी मणि भाई ने रखा है कि ये कि इस तरह की बहाली अन्य प्रदेशों में की गई
और उसको कंफर्म कर दिया गया, जबकि बिहार में ऐसी स्थिति है, शिक्षा बेहाल है। और ऐसे में जब बिहार सरकार ने ये एक्शन लिया, बहाली कर दी, लेकिन कोई प्रपोजल या कोई प्रॉपर वे में कोई चैनलाइज नहीं है, जिसके चलते आंदोलन हो रहा है। तो इनका कहना है, मनीष जी का कहना है, आपका क्या राय है? सर सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूं, निवेदन करता हूं, आपको चंदन और बंदन करता हूं कि आप लोगों ने ये मंच हम लोगों को दिया है अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद के पात्र हैं आप सर। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं जी सर, सबसे पहली बात एक चीज जानकारी दे दे आपको कि अतिथि शिक्षकों का बिहार में जन्म कैसे हुआ सर। ठीक है, अतिथि शिक्षकों का जन्म जो है तो बिहार में राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी को देखते हुए की गई थी। और जो उनका एजेंसी था बहाली करने का, बीपीएससी था, वो लेट कर रहा था, कमीशन से लेट हो रहा था। तो एक यूजीसी नॉर्म्स के तहत उन्होंने संकल्प जारी किया, जो आप अतिथि शिक्षक को अपॉइंट करके आप इनसे वर्ग लेंगे। दूसरी बात है कि सर हमारी जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वो यूजीसी के नॉर्म्स के तहत हुए हैं, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है उसके तहत हुए हैं, हमारे बहाली सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से हुआ है। और सबसे बड़ी चीज एक और बता रहे हैं सर, उसी प्रकार से बहाली हुई है जिस प्रकार से बीपीएससी में 14 का स्टैट्यूट्स बना करके चांसलर द्वारा हुआ था, उसी आधार पर हम लोग की बहाली हुई है। तो प्रोसेस हम लोगों का पूरा फॉलो किया गया है, जो एक नियमित लेक्चरर की बहाली में की जाती है। उस सरकार अब आपकी बात हम बता रहे हैं सर कि आंदोलन क्यों। सरकार ने अपने संकल्प में एक कंडीशन डाल दिया है कि नियमित नियुक्ति होते ही आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो विकट परिस्थिति में हमने साथ दिया आपको। हमारी बहाली प्रॉपर चैनल से हुई है, एक्सपर्ट्स ने अपॉइंटमेंट किया है हमारा। जो हमारे मार्किंग थे, एकेडमिक थे, वो सारे बीपीएससी के नॉर्म्स पर थे और हम सारे काम कर रहे हैं रेगुलर टीचर की तरह। और जब आप और आज के तारीख में आप बता रहे हैं जो 15 अगस्त के दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम 4000 वैकेंसी ला रहे हैं। तो 4000 वैकेंसी जो ला रहे हैं उसमें हम लोगों को कोई ये नहीं दिया गया है, वेटेज नहीं दिया गया है उसमें जो। हाँ जी। और वो 4000 की बात कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाएंगे तो हमारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो हम लोग जो अभी सेवा की है बिहार के विभिन्न कॉलेजों में जो सेवा दिए हैं सर, वो सेवा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग ये चाह रहे हैं, आप लोगों के मन से चाह रहे हैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि जो काम कर रहे हैं उनको रहने दिया जाए, उनको नियमित किया जाए। जैसे कि मनी भाई जी ने कहा है कि अन्य महाविद्यालयों में, अन्य स्टेट में जो है वो रेगुलर भी कर दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं सर आपको हम सर, जी बिल्कुल भूल जाते हैं। वो इम्पोर्टेंट चीज ये है सर कि बिहार में 3077 को, 1181 को और 2882 को बिहार सरकार ने अस्थायी शिक्षक को अस्थायी करने का काम किया है स्टेटस बना करके। वो मेरे पास कॉपी है, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, कहीं का हार्ड कॉपी भेज देंगे आपको हम। तो 3 बार ऐसा कर चुकी है, एक बार सरकार और ऐसा करे सर, ये निवेदन है आपके मंच से। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री तक जाए। हमारे जो भी भाई बहन इसमें काम कर रहे हैं, जो साथी काम कर रहे हैं, वो सभी बिहार के हैं सर, वो सभी बिहार के हैं, बिहार के जी। और आपको बता दें 60% महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि कन्या उत्थान योजना है, चाहे महिलाओं को बढ़ाने की योजना है, इसमें पूरी तत्परता के साथ पालन किया गया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है सर। 2000 के लगभग गेस्ट फैकल्टी हम लोग है। हेलो 2000 के लगभग गेस्ट फैकल्टी हम लोग हैं सर। उसमें आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी मेरी आवाज जा रही है राजेश जी आपके पास? हेलो हेलो मेरी आवाज जा रही है आपके पास? हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? राजेश जी आपकी आवाज आ रही है? आवाज कट जा रही है। आवाज आपकी आ रही है मेरे पास? हेलो 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 राजेश जी आपकी आवाज आ रही है मेरे पास? आप हमारी बात सुन रहे हैं? फिर से वो जुड़ेंगे तब तक। जी बोलिए। जी सर तो हम लोगों ने जो बिहार के विश्वविद्यालय में जो वाइस चांसलर द्वारा अपॉइंटमेंट हुए, वो गवर्नमेंट के निर्देश पे हुए हैं, चांसलर के निर्देश पे हुए हैं सर। फरवरी 19 से लेकर के और फरवरी 20 तक आप चांसलर का जो प्रोसीडिंग्स देखेंगे, जो मीटिंग हुए हैं,
उसमें ये बताया गया है कि गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द करें, ताकि जो शिक्षक की कमी है वो पूरी किया जा सके और तत्परता के साथ एकेडमिक सेशन को पूरा किया जा सके, छात्र को अच्छे से अच्छे ये एजुकेशन दिया जा सके। हम लोगों को सर एक और बात, जी 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 धन्यवाद सर। हाँ, मेरा एक आंदोलन का कारण सर आपको बता रहे हैं। ये सारे घटनाक्रम जो हुई है सर, वो प्रॉपर चैनल से हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। आज के तारीख में सर अगर वैकेंसी आती है, सारे पोस्ट पर वैकेंसी आ जाती है, तो हम लोग बाहर हो जाएंगे, विश्वविद्यालय से बाहर हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए सर सभी लोग करते हैं, सभी लोग आगे बढ़ते हैं, अपने भविष्य की सुरक्षा करते हैं सर। और हम लोग काम कर रहे हैं सर, अभी सर हम लोग काम कर रहे हैं सर। हम लोग को हटा के आप बाहर से लोगों को ला रहे हैं, तो हम लोग को एडजस्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद आप वैकेंसी लाइए। यही आंदोलन हम लोग का सर मेन मुख्य कारण यही है कि हम लोगों को पहले अपॉइंट करें, हम लोग को रेगुलाइज करें, उसके बाद आप लाए। जी धन्यवाद। बहुत। हेलो राजेश जी, जुड़ गए आप? हेलो राजेश जी, आप फिर वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हम आते हैं मनीष जी आपके पास। अभी जो बातचीत हुई, अभी दीपक जी ने रखा कि भाई जो प्रॉपर चैनल में हमारी बहाली हुई और पूरे नॉर्म्स का पालन करते हुए मेरी बहाली की गई, तो आपका मतलब आपका क्या ग्रीवेंसेस क्या होना मने है आपका है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं, जी मैं बता रहा हूँ। ग्रीवेंसेस मेरा यही है कि जब सारे मानकों के अनुरूप हमारी नियुक्ति हुई है और नहीं हाई नीति हमारे सामने, इसमें दो ग्रीवेंसेस हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक तो बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में काफी रिक्तियां का अभाव नहीं है, रिक्तियों की कोई कमी नहीं। आफ्टर स्पेशलाइजेशन भी जितना सीट है उसमें अगर जितने गेस्ट पॉइंट है उनकी जिनकी नियुक्ति हुई है, स्पेशलाइज सीट में कर दिया तो भी 4000 से अधिक सीटें हैं, तो भी 4000, जबकि बिहार सरकार मात्र 4000 देने जा रही है नियुक्ति के लिए। तो मेरा ग्रीवेंस है कि उसमें जो 2000 बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हैं अतिथि सहायक, तो इनके सीट को रिजर्व करते हुए मेरी ग्रीवेंस ये होगी कि इनके सीट को रिजर्व करते हुए आप फिलहाल अगर कंफर्म करने की स्थिति में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे सीट को रिजर्व करके आप नई नियुक्ति दें। दूसरा, आंदोलन का एक और सबसे बड़ा कारण हमारे सामने जो आया कि एक तो आप यहाँ के गेस्ट फैकल्टी को हटा रहे हैं, दूसरा आने वाले नई जो स्टैट्यूट अपॉइंटमेंट का बना उसमें कहीं से भी गेस्ट फैकल्टी वालों के लिए कोई प्रायोरिटी, कोई प्रेफरेंसेज नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि हमारे लिए सीट रिजर्व हो जाए। और इसके साथ दूसरा ग्रीवेंसेज कि जो परमानेंट जो ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए लाया गया है उसमें वेटेज दिया गया, हमारे सीटों को रिजर्व किया है। पहला मेरा जो परमानेंट जी चलिए ठीक है। राजेश जी आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ? राजेश शुभांगी जी आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ? हेलो, हाँ जुड़े हुए हैं पर आवाज नहीं मिल पा रही है। आपकी आवाज आ रही है मेरे पास, आपकी आवाज मेरे पास साफ साफ आ रही है और सब लोग सुन रहे हैं आपको। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ आपकी आवाज क्लियर आ रही है, बिल्कुल साफ। हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज मेरे पास। ठीक है, अच्छा ठीक है तो हम अच्छा हाँ, ठीक है, हम तो कुछ बता रहे हैं इसके बारे में। बिल्कुल, आज का मुद्दा आपके सामने है और मैं चाहूंगा आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इन सब लोगों का परिचय मैं करवा दूं। मनीष जी हैं जो मोतिहारी से हैं और दीपक कुमार हैं जो आप अच्छा मनीष जी भी मुजफ्फरपुर से ही हैं और दीपक कुमार लंगर सिंह कॉलेज से हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ये। और जी, और राजेश शुभांगी हुए जो यहाँ सोनपुर डाइट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। तो अभी राजेश जी आपको सब मुद्दा मालूम है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालें कि अतिथि जो सहायक प्राध्यापक है उनका हड़ताल क्यों, कितना जायज है और कितना नहीं। हेलो,
हाँ बोलिए बोलिए राजेश जी बोलिए। हाँ बोलिए। राजेश आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। राजेश जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हेलो राजेश जी, अपनी डिस्कनेक्ट हो गई है। दीपक जी मैं आपसे फिर से एक प्रश्न रखना चाह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास वो मैं आपको रखना चाहता हूँ कि हाल ही में गेस्ट टीचर की बहाली के लिए 4257 पद सृजित किया था बिहार सरकार ने, और उसके रेफरेंस में, उसके अगेंस्ट में 5 लाख वैकेंसी एप्लीकेशन आया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ जो गेस्ट टीचर हैं उनका डिमांड है कि हमें नियोजित के साथ जोड़ दिया जाए, और कुछ जो आपके हैं उनका डिमांड है कि जब हमारी नियुक्ति पूरे नॉर्म्स के साथ हुई है तो हमें लेक्चर की तरह रखा जाए, लेक्चर बनाया जाए। तो आपका क्या राय है इसमें, आप उसे स्पष्ट करने का प्रयास करें। जी सर सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आंकड़ा है सर वो सही है। वो 5 लाख के करीब था आंकड़ा सर उस समय में। मैं बिहार के जो भी पीएचडी किए थे बच्चे वो सारे अप्लाई किए थे उस समय, और लोगों को नॉट एलिजिबल कर दिया था। हाँ, इसलिए कि वो बिहार से पीएचडी किए हुए थे। हेलो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए राजेश जी। हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ यस, आप बोलिए, शुरू कीजिए। राजेश जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप शुरू कीजिए। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, शुरू कीजिए। ये अपने माइक को ये अपने माइक को म्यूट किए हुए हैं। ओह अच्छा, एक मिनट उनको फोन करके कहो। इसीलिए इनकी आवाज सुन रहे हैं, वो हम लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहो तो उससे नहीं कहो, उस नंबर से डायल किया हुआ है। हाँ तो आइए हम लोग इसको कंटिन्यू करें। दरअसल नेटवर्क के कारण बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। हाँ सर ये है कि आपका जो आंकड़ा है वो सही है। 4200 के लगभग जो वैकेंसी आई थी उसके अगेंस्ट में 5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन गए थे। वो बिहार के सारे बच्चे अप्लाई किए थे उसमें जो पीएचडी किए हुए थे, और बिहार सरकार ने उस समय में बिहार के पीएचडी धारकों को एक बड़ा ही सदमा दिया था, लिख करके बीपीएससी को भेज दिया कि बिहार से जो भी पीएचडी किए हैं वो कोई एलिजिबल नहीं है लेक्चरर के लिए उस समय। और आज के तारीख में वही बिहार सरकार हमको एलिजिबल कर रही है। ठीक है, यूजीसी का गाइडलाइन आ गया कि हमारा पीएचडी भी सही है। तो ये हुआ था उस समय में, वो संख्या कम हो गई थी सर, 5 लाख नहीं था। 5 लाख से हमको लगता है कि हर एक विषय में बहुत कम रह गए थे सर। आप देखेंगे तो हमको लगता है कि 3 गुना से ज्यादा आवेदन नहीं थे सर। और बाद में कम हो गई, बाद में आवेदन कम हो गया था क्या? बाद में सर नॉट एलिजिबल कर दिया तो वो फिर हट गए सब लोग ना सर। बिहार के जो भी बच्चे थे, बिहार के जो बच्चे थे पीएचडी किए हुए सब लोग हट गए सर। तो बाद में रह गए यूपी वाले, झारखंड वाले, जो बाहर से ले आते थे अपना रेगुलेशन का सर्टिफिकेट, वो बच गए सर। बाद बाकी बिहार के 99% बच्चे छट गए सर जो एलिजिबल थे उस समय। चलिए फिर से आपको बता दें कि अब शांतनु सौरभ जी जुड़ गए हैं। चलिए नमस्कार सर, शांतनु सौरभ जी नमस्कार। शांतनु सौरभ जी नमस्कार। शांतनु सौरभ जी नमस्कार, आप जुड़ गए हैं? शायद इनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है। नमस्कार सौरभ जी, हाँ नमस्कार नमस्कार, जुड़ गए हैं आप? जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आप तक जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, आ रही है। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। तो मैं बता दूं कि आपके साथ मनीष जी हैं मुजफ्फरपुर से, और दीपक कुमार भी हैं, ये भी लंगर सिंह कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।
जी जी और सब जी। तो अभी जो चर्चा है वो फिर ये डिस्कनेक्ट हो गए। दरअसल नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण दिक्कतें आ रही हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, मुझे जो लगता है दीपक जी, जी सर। मनीष जी, हाँ मनीष जी, मैं आपसे जी पूछना जी चाह रहा हूँ, इसमें एक जी प्रॉब्लम जी। आपने कहा कि सारे नॉर्म्स का पालन किया गया, लेकिन इसमें जो वैकेंसी है जी इसमें अप्लाई का जो डेट है वो दिया गया है जी कि आप 65 साल तक कर सकते हैं। जी नहीं, 55 साल है सर। क्या 55 साल है? 55। बिल्कुल जी 55, जी 55, थैंक यू। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ओके ओके, थैंक्स, सॉरी। जी आपने कहा जी कि ये जो 55 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जी दिक्कत यहाँ जी ये जी है कि दिक्कत यहाँ है कि सरकार 60 साल तक का जॉब ग्रांट करती है, और जो 55 साल के लोग हैं अगर वो अप्लाई जी करते हैं और ये जो हमारे जी यहाँ जो 65 साल है सर। हाँ कॉलेज में 65 है, लेकिन जो जी इंटर जी में है और जो जो लोग नीचे हैं वहां तो 60 है। जी जी। तो मैं नहीं, आपसे इंटर की बात। कुछ जी ठीक है। देखिए जब जी बिल्कुल मनीष जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ मनीष जी, बात जब ऐसा हो तो उसको सबके साथ जोड़ के लाने की बात है। मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ जी जी प्राध्यापक आपके बारे में, लेक्चर लोग के बारे में, लेकिन फिर भी तो ऐसी स्थिति में जो लोग अभी जो नए जी हैं, जो पढ़ के आए हैं, पीएचडी करके आए हैं, जी तो सरकार के पास तो उसकी भी एक समस्या होगी। जी ऐसा ऐसा तो नहीं कहें कि सरकार इसी के कारण आप लोगों को परमानेंट करने जी से डरती है कि फिर जो वैकेंसी सर आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर जी आपका क्या कमेंट हो? सर आप जो है उन बातों की संबंध जो गेस्ट फैकल्टी के लिए एडवर्टीजमेंट दी जो उसमें भी मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल थे। जी और अस्थाई नीति के लिए परिनियम है हमारा, जो अस्थाई नीति के लिए भी जो विज्ञप्ति आएगी उसमें भी 55 जी जी साल नहीं होंगे। कोई बातें नहीं है, तो इससे प्रावधान है। और साल है, आज आप 1 बिल्कुल साल 2 साल ही पहले तो आपने किया, 6 महीने पहले ही, तो 6 महीने में एप्लीकेशन जो है पुराना तो नहीं हो जाता। 6 महीने पहले वाले ही नहीं। और आज आपका जो सवाल है उसका इस नियमितीकरण से कोई संबंध नहीं। बिल्कुल जी ठीक है। दीपक जी आप दूसरा आप दूसरा एक पिछले सर हाँ सर दूसरा एक हमारा है। हमारा आपका जवाब है सर कि आपको मैं लिस्ट भेजता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भेजता हूँ गेस्ट फैकल्टी का। आप देखेंगे कि इसमें लोग 35 से 40 साल के बीच में 90% लोग हैं सर। 10% ही ऐसे हैं जो एलिजिबल थे, जिनका हम लोग 55 साल से किए हैं सर। हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि ये बात भी मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि सारे नौजवान है इसमें है, ये 30 मेरा ये 35 से 40 वर्ष के बीच के हैं। मेरा ये प्रश्न पूछने का कारण भी यही था कि इस मंच के जी माध्यम से बात जाए कि जी इसमें वो लोग भी हैं जिनका एज जो है 35 है, 30 है, और ये जी है जी। तो ये जी 90% है सर, 90%। बिल्कुल। शांतनु जी जुड़ गए। शांतनु जी हेलो। शांतनु जी आपकी आवाज, जी जी मेरी जी आवाज सर, पहुंच रही है आप? हाँ तो आज जी जी का जो बिल्कुल आ अभी रही का है जो सर। चलिए बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सर कि आज का जो जी जी प्रश्न था, हाँ आज जी जो टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है कि जी बिहार में जो हाँ अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं उनका हड़ताल जी क्यों? जायज है तो जी जी कितना, और नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए? जी आपका जी इस पर क्या विचार है? सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हड़ताल तो नहीं थी सर। ये शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने का प्रयास किया गया था, क्योंकि जो बिहार में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की जो नियुक्ति हुई है सर, जी जी वो यूजीसी के गाइडलाइंस के अनुसार हुई है सर। और पिछली दफा जब बीपीएससी ने 2014 में जब वैकेंसी निकाली थी सर, तो उससे भी बिहार के अभ्यर्थियों को वंचित रखा गया था सर। यहाँ के पीएचडी की डिग्री को नहीं मान्य किया गया था। और क्यों? अन्य मतलब राज्यों के जी जब बिहार सरकार ही पीएचडी दी, जी जब जी बिहार सरकार के कॉलेज से ही पीएचडी करने वाले को क्यों मान्य कर दिया सरकार? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? सर, इसके पीछे सर एक शिक्षा सचिव थे के सेंथिल कुमार सर, अच्छा और उनका परसेप्शन ये था सर कि बिहार में जो भी पीएचडी की डिग्री जो अवार्ड हुई है सर, वो यूजीसी का जो रेगुलेशन उस समय जो प्रिवेलिंग था सर 2009,
उसके तहत बिल्कुल। नहीं की गई है सर। चलिए, जबकि बहुत सर अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी ने यूजीसी रेगुलेशन 2009 के सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अपने छात्रों को सर, और सबसे खास बात ये रही सर कि वो जो डिग्रियां प्रदान की गई सर, वो कॉन्वोकेशन में महामहिम के द्वारा प्रदान की गई थी सर। उसके बावजूद उन्होंने इन प्रकरण उसमें कुछ कमियां निकालकर, जो कमियां बिल्कुल नहीं है सर, सभी बिंदुओं को छात्रों को पूरा कराया गया था विश्वविद्यालय द्वारा। उसके बावजूद उनके मतलब मिस इंटरप्रिटेशन कह लीजिए सर, उनके मिस इंटरप्रिटेशन के कारण सर जो है बिहार के अभ्यर्थी 2014 की भी वैकेंसी में वंचित रह गए सर। चलिए, वो ये बात। हाँ, जी सर, एक अगला प्रश्न। सर, जी जी जी, दीपक जी बोलिए, दीपक जी बोलिए। वो थोड़ा डेविड जी का, हम शांतनु जी का थोड़ा सा सर हम इसको क्लियरिफाई कर दें जी जी कि वो 2009 रेगुलेशन का जो प्रॉब्लम था, वो गवर्नमेंट ने उसको वो थोड़ी सी अपने तरीका से उसको प्लेस किया बीपीएससी को, कि बिहार में चूंकि 12 में रेगुलेशन लागू हुआ है, तो 2 साल 14 के बाद हो रहा है इनका पीएचडी, इसलिए कोई भी पीएचडी 2009 के तहत नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी सर, हम लोग के बिहार में भी 2009 रेगुलेशन के तहत पीएचडी हुए, राजभवन के आदेश से हुए हैं सर, कोर्स वर्क हुए पीएचडी, लेकिन उसको सर नहीं माना गया। बिहार के बच्चों के साथ अन्याय किया गया था उस समय 14 में। जो इस मंच से हम चाहते हैं कि आप बताएं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस बार अन्याय नहीं करें। जो उन्हीं के आदेश पर हम लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, सिलेक्शन कमेटी से अपॉइंटमेंट हुई है, सारा चीज प्रोसेस पूरा किया गया है, तो हम लोग को ऑब्जर्व करें, जो पहले 3 बार कर चुकी है सरकार, एक बार और करें। धन्यवाद। चलिए जी, अगला प्रश्न हम चाहते हैं मनी जी आपसे। आप लोग का डिमांड भी तो जो 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 इसका जो टाइम है, जो जॉब का जो पीरियड है, मतलब 65 साल, तो आप लोग का भी डिमांड है कि सरकार उसको कंफर्म करे। जी। आप लोग में कहीं ना कहीं जो एक मतलब जो कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना जो आ रही है, उसके पीछे कारण यही तो नहीं है कि भाई आप लोगों को परमानेंट की तरह नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, इसके निश्चित तौर पर सुरक्षा या सुरक्षा जब तक कंफर्म नहीं किया था, निश्चित ये तो कहीं से कोई दूर तक भी कुछ नहीं मतलब सुरक्षा न हो, क्यों नहीं हो? हमारी सेवा है कि जब तक हमारे सेवा की पुष्टि नहीं की जाएगी, क्या कब तक के लिए है क्या है, तब तक हम सुरक्षित हैं। सुरक्षित जिस शर्त पे, जिस कंडीशन पे हम रखा गया है, तो अगले दिन तक ही हम है। चलिए ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। राजेश जी आप जुड़ गए हैं? हेलो राजेश जी, आप जुड़ गए हैं? हेलो, हाँ राजेश हाँ सर जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आप तक मेरी आवाज आ रही है? राजेश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कुछ कहें? हाँ बोलिए बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो गेस्ट फैकल्टी, जिसको अतिथि संकाय सदस्य या व्याख्याता कहा जा रहा है, ये तो सरकार की सोची समझी साजिश का परिणाम है। सरकार क्या करती है कि नीति के तहत इन व्याख्याताओं को, इन यूथ को या इन प्रतिभाओं को शोषण करने के उद्देश्य से, समाज को ये दिखाने के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, केवल शो करने के लिए, और इनको बर्बाद करने के लिए अतिथि व्याख्याता का या अतिथि संकाय सदस्य या अतिथि शिक्षक की वो नियुक्ति करती है। होता ये है कि जब सरकार को ये लगता है कि हमारा स्कूल का सिस्टम गड़बड़ा रहा है, विद्यार्थी है, शिक्षकों की कमी हो गई, एनसीटी के हिसाब से जो है ना एफिलिएशन रद्द कर देगा, यूजीसी के मानक के अनुसार हमारा नहीं चल पा रहा है, तो हड़बड़ी में वो क्या करती है, पागल कुत्ता की तरह वो तरह तरह के यूथों को प्रलोभन देती है। बेसिकली वो अतिथि के रूप में बहाल तो करती है, लेकिन उसके बारे में आगे वो उसका कोई प्लान नहीं होता है। तत्काल वो चाहती है, तत्काल फायदा उठाने के लिए उन यूथ को वहां पर यूज करती है, और फिर बाद में वो यूथ चिल्लाते रहते हैं कि मेरा तो। हेलो
अभी अभी राजेश जी डिस्कनेक्ट हो गए। इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि सरकार इस तरह से हमारे इन यूथ का शोषण करती है। जब उनको ऐसा लगता है कि वो यूजीसी के नॉर्म्स का पालन नहीं कर पा रही या उतना शिक्षक उनके पास नहीं है, तो बहाली तो कर लेती है, लेकिन फिर जब उनको लगता है कि किसी तरह से उसका काम चल गया या उसका काम निकल गया, तो गवर्नमेंट फिर किसी न किसी हेलो। को उसको हटाते हैं या हटाने का प्रयास करते हैं। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ राजेश जी बोलिए। हाँ, नहीं, वो यूथ को एक आशा बनाता है, विश्वास दिलाने की, मतलब कि वो एक झूठी कोशिश करता है। यूथ को ये लगता है कि शायद अतिथि व्याख्याता के रूप में या अतिथि एवं शिक्षक के रूप में यदि हम सिस्टम से जुड़ जाएंगे तो शायद हमारा भविष्य बन जाएगा। लेकिन फिर बिल्कुल वो यूथ को इसमें दूसरे यूथ बता रहे हैं, मैं तो इनको अब हटाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक जगह बनाने जा रहा हूँ। सीट है एक, और वो क्या करती है, दो तरह के यूथ को वो तैयार करती है। एक पहले से जिसका नाम अतिथि रखती है, दूसरे को नियोजनवाद या फिर रेगुलर के रूप पे वो दर्शाती है कि मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ। बेसिकली चाहिए कि यदि किस यूथ को अपने काम पे लगाया है तो उनके किस चाहिए। बिल्कुल। एक बात हेलो, एक बात दीपक जी, एक बात जो समझ में आ रही है मुझे, जी जी मैं आप ही से पूछना चाह रहा हूँ। बहुत सुंदर राजीव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। दीपक जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि सरकार हमें अलग अलग कोटि में बांटकर नाजायज फायदा उठाना चाह रही है? आप देखें तो अभी शिक्षकों की जो कोटि है, देख लीजिए गौर से, पंचायत, प्रखंड, नगर, क्या क्या तरह से फिर ये अतिथि आ गए, फिर ऐसे और वित्त रहित हैं, और कितना तरह का जो ये है तो शिक्षक को, एक अतिथि शिक्षक शिक्षक को जो संवर्ग को अलग अलग कोटि में बांट करके कितना फायदा उठा रही है, और इस तरह से पूरे शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया, पूरे शिक्षा को ध्वस्त कर दिया गया। जी बोलिए सर इनकी बात बहुत लगी है। जी बोलिए। अभी जिस प्रकार से बिहार में कोविड के कारण अप्रवासी मजदूर लौटे हैं, उनकी जो स्थिति है सेम स्थिति अतिथि है। सरकार को ये लगता है कि ये तो प्रवासी मजदूर हैं, मैंने काम या अपना काम चला है। उनको चाहिए था कि यदि आप यह प्रवासी मजदूर हैं, हमारे सिस्टम को चलाने में अपना अपना बहुमूल्य योगदान ये दिए हैं। बिल्कुल 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 सर। हाँ दीपक जी बोलिए। जी सर, ये कहना चाह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार विभिन्न भागों में हम लोगों को बांट रही है, अतिथि कर रही है, फिर रेगुलर का प्रलोभन दे रही है। इनका कहना एक बात अच्छी लगी कि दो लोगों का जीवन बर्बाद करने पर सरकार लगी हुई है अभी वर्तमान में। बहुत सुंदर बात दीपक जी, आपने बहुत बढ़िया। जी, एक तो हम लोग अपॉइंट हो गए हैं सर। वेरी रिमार्केबल पॉइंट है सर, एक पद पर दो व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर रही है सरकार। एक तो हमें अपॉइंट कर लिया, दूसरे लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं उनको कह रहे हैं कि आपको अपॉइंट करेंगे हम, तो वो लगे हुए अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, इनको हटाइए, हमको लाइए, और हम आपस में लगे हुए हैं कि हाँ जी, आपस में लड़ाने की बात है कि एक मेरे पीछे खड़ा कर दिए है और एक हमारे आगे खड़ा किए हुए हैं। तो ये बातें हैं कि पीछे कोई बरगला रहा है, आगे को हम लोग को तो जो हो रहा है जो आपके सामने है। लाठी खाए हम लोग 3 तारीख को, आपको जानकारी है कि नहीं है? हमारे अतिथि शिक्षक लाठी खाए और बेरहमी से पीटा गया। और सर एक बहुत शर्म की बात है सर कि महिला शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया गया है वो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगी। वो महिला शिक्षक हमारे आज भी दर्द से करा रही है, जिनको लाठी से पीटा गया है। शांतनु जी एक मिनट, शांतनु जी प्लीज जी, मैं आपसे एक बारे में एक प्रश्न आपसे है मेरा कि अभी जो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया होगा कि आप जितने दिन अपियर होंगे, जितने दिन आपका अटेंडेंस बनेगा, उतने दिन का पेमेंट आपको दिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट द पीरियड, जैसे कि अगर हॉलीडे है तो हॉलीडे में तो सारे लोग छुट्टी पर होते हैं, तो उनका छुट्टी ग्रांट होगा, आपका छुट्टी ग्रांट नहीं होगा, ऐसा क्यों? हेलो, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये तो सरकार के ऊपर हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ जी बिल्कुल।
अभी जी अभी जी असल में एक सर हाँ बोलिए। हाँ सर बोलिए। ये तो सरकार पर निर्भर करता है। सभी अतिथि सहायक प्राध्यापकों ने गर्मी की छुट्टी में भी सर ऑनलाइन क्लास लिया है सर। और सर जो ठीक। नियमित शिक्षक हैं उनसे अधिक पीडीएफ, ई कंटेंट और वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास लगातार ले रहे हैं सर। और छात्रों से भी बिल्कुल उनका जो जुड़ाव है सर वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बनाए हुए हैं और उनके शंका का निवारण जो है 24 घंटा करने के लिए तत्पर हैं और कर भी रहे हैं सर। तो ये तो सरकार के ऊपर सर अब निर्भर करता है कि वो गर्मी छुट्टी या अन्य किसी छुट्टी का जो है वेतन जो है अतिथि सहायक प्राध्यापकों को देना चाहती है, देती है या नहीं देती है सर। सर शांतनु जी के बात को हम आगे आगे बढ़ाना चाहते हैं सर। बिल्कुल कि बताइए बताइए। एक रूटीन बनी हुई है सब कॉलेज में सर, हम लोग को रूटीन में डाला गया है। हम लोग क्लासेस लेते हैं। इस कोविड पीरियड में सर वो सैलरी कटने की बात नहीं है। गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि सबको फुल सैलरी देनी है या फुल जो भी मानते हैं वो देना है। दूसरी बात, शांतनु जी ने कहा कि हम लोग ई कंटेंट देते हैं सर। लंगट सिंह कॉलेज में हम हैं। आप जाके साइट पर देखेंगे, आप ई कंटेंट देखेंगे कि जो बीपीएससी से अपॉइंट जो होके आए हैं वो मेरा उनसे अधिक ही कंटेंट मेरा होगा, कम नहीं होगा सर। ये आप जाके देखेंगे उस साइट पर तो पता चलेगा ये कंटेंट हमारा कितना अधिक है सर। No, it has no doubt you all of you are educated and a scholar. It has no doubt any fear. Sir, we have been appointed by the selection committee. We have been appointed by the selection committee. I know it. I know it. We have been appointed by the proper duly selection committee, sir. By the order of the Honorable Chancellor and Executive Directors of the state government. Bihar government is not standing with you. Hello, sir. That's why we are. That's why we are trying to. But Bihar government is not standing with you. Sir, how can I say that government is not with me, sir? Government is. We are trying to give our message to him. Why? That is my question. Why? Sir, why Bihar government is not standing with you? That is my question. Why Bihar government is not standing with you? Whatever you are doing well. Sir, we are trying to give a message. Sir, we are trying to give a message by you, through you, to the state government to make it convenient and regularize our services at the earliest, so that we can take both the responsibility of teaching and everything on the academic era, sir. Thank you, sir. मनी जी आपसे मेरा एक प्रश्न है। मनी जी, क्या आप सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन मंच से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार या बिहार में जो एक व्यवस्था है, आपको ऐसा नहीं लगता कि सारे शिक्षकों को अलग अलग संवर्ग में बांटकर और एक गलत राजनीति पैदा कर रही है, गलत दिशा दे रही है बिहार की शिक्षा को? आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग, अभी राजेश सर ने कहा, अभी आप सुने कि एक पीढ़ी जो आगे खड़ी है वो तो बर्बाद हो रही है, दूसरे पीढ़ी को पीछे से खड़ा कर रही है और पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था को, पूरे शिक्षक संवर्ग को 10 कोटि में बांट दिया इन्होंने। आप इस पर अपना स्पष्टीकरण दें कि इससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कहां ले जाएगी बिहार सरकार? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो शिक्षा के क्षेत्र में तो शिक्षा की बात मैं करूँ वही है लगभग, इन खास तौर पर शिक्षा की बात है तो अराजकता की स्थिति बनी हुई है। बिहार के विभिन्न एजुकेशन का लोअर एजुकेशन जो है एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बहुत स्थिति में है और कहीं कुछ नहीं चल। बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ। और ऊपर से कई वर्गों में, जैसा कि मैं भी कहूँ, हैं कुछ लोग परमानेंट हैं, कुछ लोग गेस्ट हैं, कुछ लोग ये हैं, एक शिक्षक टारगेट किया जा रहा है। ताकि एक चीज जोड़ पाऊंगा पीछे से, मैं आपका सवाल आज तालीम में ऐसा हुआ, मैं अपना एक चीज बताना चाहूँ। मेरा ये मैं नहीं करना चाह रहा, वस्तु स्थिति को मैं आपके सामने इस मंच के माध्यम से रख रहा हूँ।
कि मैं किस गवर्नमेंट को गेट कर रहा हूँ, इसी वाली में खास तौर पे और पैसा भी न ले। मेरा कहना है कि चलिए ठीक है, तौर पे टारगेट करके पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉइंट है, ये टारगेट करके उन्हें पैसा किया गया था, प्रताड़ित किया गया था और पीड़ित किया गया। तो मैं उसको इस अपॉइंटमेंट से जोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने गेस्ट फैकल्टी को रखा, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है सर। जी जी ठीक है जी, मैं हाँ तो यहाँ पे फिर मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी गेस्ट फैकल्टी के लोग उठा के इसके बाद चलिए वो उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। शांतनु जी आपसे एक सवाल। जी जी मेरा मतलब है आपसे एक सवाल है कि बिहार सरकार जो स्थिति पैदा कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ के कर रही है? सर ये बिहार तो में सरकार जाने, इस पर तो बहुत स्पष्ट टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं कि सरकार की क्या मंशा है, मगर सर एक चीज तो क्लियर है सर कि एक तरफ जब आपने यूजीसी के गाइडलाइन को अपनाते हुए और सारे नियमों और परिनियमों का पालन करते हुए और उसके आधार पर जो अतिथि सहायक प्राध्यापकों का चयन हुआ है और उसी प्रक्रिया को आप फिर नई वैकेंसी के द्वारा दोहराने जा रहे हैं, सेम प्रक्रिया है सर, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पूर्व में आपने प्रक्रिया अपनाई वो सही नहीं थी सर? ये तो सर सरकार के आदेश से ही तो सर अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप नई वैकेंसी लाने जा रहे हैं सर, वो भी आप ही के डायरेक्शन पे हो रहा है सर। तो एक तरफ आप योग्य चयनित जो लोग कार्यरत हैं उनको हटा के कहीं आप अयोग्य को तो नहीं सिस्टम में लाना चाह रहे हैं सर? एक तो ये भी प्रश्न उठता है ना सर। सरकार यही तो दिक्कत है। सरकार समझती है कि जो गेस्ट टीचर है दे आर नॉट एबल, तब तो नई वैकेंसी की बात कर रही है। मेरा मतलब सरकार ऐसी नहीं सर सरकार ऐसा नहीं समझती है कि दे आर नॉट एबल। सरकार ऐसा नहीं समझती है सर, सरकार समझती है कि दे आर एबल। बिल्कुल दे आर एबल। एक मिनट मेरी जवाबदेही है। मैं प्रश्न आप ही से पूछूंगा, इसलिए मैंने पूछा कि जब आपकी बहाली उन्होंने पूरे नॉर्म्स के साथ कर दी, फिर उनको सेकेंड लाइनअप तैयार करना ही नहीं चाहिए था? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बात सही कह रहे हैं सर आप, सेकेंड लाइनअप तैयार करें, वो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हम लोगों को भविष्य को सुरक्षित रखते हुए कोई हर्जा नहीं है, सेकेंड लाइनअप भी आना चाहिए सर। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं कि आपको कुछ प्रिविलेज दिया जाए? नहीं, प्रिविलेज नहीं दिया जाए सर। हम ये चाह रहे हैं, हम आपके माध्यम से चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचावे कि हम लोगों का अपॉइंटमेंट हम लोग पूरी तरफ से एलिजिबल है। सिंस वी आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट, वी हैव हैड PhD डिग्री और हम लोगों के पास सारे यूजीसी के नॉर्म्स के क्वालिफिकेशंस हैं, तो हम लोगों का सर जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसको मानते हुए, जो वो 3 बार वो कर चुके हैं रेगुलराइज, एक बार और रेगुलराइज करें हम लोगों को। ये हम लोग रेगुलराइज किया जाए। एक मात्र डिमांड रेगुलराइज किया जाए। सरकार पैसा दे रही है सर, सरकार बजट में हम लोग का नाम रखी है। बिल्कुल शांतनु जी। जी अगर सरकार किसी कारण से आपको नहीं करती तो कोई प्रिविलेज चाहिए क्या आपको वैकेंसी में? सर प्रिविलेज तो सर जैसा कि दीपक जी ने कहा सर, 1977 में सर, 1980 में और 1982 में यही बिहार सरकार सर स्टैट्यूट बना के सर, और जो टेम्पररी टीचर्स थे जिनकी नियुक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए हुई थी सर, उनका समायोजन किया गया, उनकी नियुक्ति जो है परमानेंट की गई सर। तो आप चाहते हैं कि यही कहना है सर एक बात और कहना चाहते हैं सर, एक बात और कहना चाहते हैं सर कि हमारी नियुक्ति हुई है क्या, आप कंडीशन लिखा हुआ है कि टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट। अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है तो हम लोग सर, आप समझ रहे हैं, इंडिफिनिट टाइम के लिए। आपका एक सवाल आया था कि कितने दिनों के लिए बहाली आपकी है, उस संकल्प में लिखा हुआ है कि टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट योर सर्विस विल बी। वही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर बिहार सरकार रेगुलर
वैकेंसी लाकर रेगुलर बहाली कर लेती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है सर। हम सुरक्षित, हम चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा हो, पहले हमारा भविष्य का हमारा सुरक्षित समायोजन रखें। पहले किया जाए सर, उसके बाद नियुक्ति नहीं की जाए, हमारा ये डिमांड आपका है। आपका समायोजन किया जाए, क्योंकि आपने एक जो क्रीम टाइम है ऑफ योर लाइफ आपने यहाँ शिक्षा में जी दे जी दिया, जी जी और जी। इसलिए आप और जब शिक्षा की कमी थी सर, उस समय हमने ने कदम में कदम मिलाकर के वो शिक्षा देने का काम किया है सर, अपने अपने महाविद्यालय में। सर, जिस इसलिए आप समय चाहते हैं कि यूजीसी आप अनुदान बंद करने की बात कर रही थी कि आपके यहाँ अगर शिक्षक नहीं होंगे तो यूजीसी द्वारा अनुदान बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अविलंब शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। तो वैसे सर कठिन परिस्थिति में हमारी नियुक्ति की गई सर, और हमने ऐसा भरपूर साथ दिया ऐसा सरकार का सर। एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट इज बिहार गवर्नमेंट इज प्लेइंग यूज एंड थ्रो पॉलिसी विथ यू? आप ऐसा तो नहीं कही आपका? जी बोलिए। आप सर आप सर आप इस सर पर सर स्पष्टीकरण दें। sir, very difficult question for us, sir. कि No, how no. can I say that state government is playing with us to use and through? नहीं नहीं, Very अभी जो difficult question, अभी sir. अभी शांत मैं Sir, we are trying to give a message through your forum to the state government that the guest faculty is with the government and trying to give their best in the academic era, sir. I will try to do my best. I am standing with you. But मेरा जो क्वेश्चन है कि संतोष जी ने कहा कि उस समय जब यहाँ शिक्षकों की कमी थी। हाँ हेलो, हाँ राजेश भाई बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। सर हम ये कह रहे थे कि देखिए, जब बिहार के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब पूर्णतः शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई तो सरकार ने एक ढोल पीटा, क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल क्वालिटी लाना चाहते हैं, किस प्रकार से क्वालिटी लाना चाहते हैं वो सरकार को खुद पता नहीं था। उसने कागज में खाका खींचा, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं किया। उसी क्वालिटी एजुकेशन को किसी तरह से सतह पे लाने के लिए उसने गेस्ट फैकल्टी, नियोजित शिक्षक, अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षक को उसने लाए। अब रही बात है कि उनको आपको करना क्या है। यदि आपको वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन चेक करना है कि हमने अपने हमारे जो अतिथि व्याख्याता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग जो है ना क्वालिटी वाले, अब जो सरकार जो बहाली करती है उसमें बहुत सारी प्रक्रिया होती है, पैसे बहाल होते हैं, नकली सर्टिफिकेट लोग आते हैं, के आते हैं, अब नतीजा हो जाता है, और इस प्रकार से एक बहुत बड़े भीड़ को सरकार जो है ना अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उन लोगों को अपने सिस्टम में डालती है। सरकार को चाहिए ये कि सबसे पहले जो उसके क्वालिटी एजुकेशन को, उसके रिजल्ट को, उसके शिक्षा को जो आगे बढ़ाया है, सबसे पहले उनको मौका देना चाहिए। उनके बीच में जनता के समक्ष उनकी एक परीक्षा ली जानी चाहिए, दक्षता परीक्षा ली जाना चाहिए कि आपने 1 साल या 2 साल या 5 साल पढ़ाया है, क्या आपके अंदर में वो क्वालिटी है, वो आप दक्ष हैं, और उसकी परीक्षा सरकार ले। सरकार को तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जो भी गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहीं भी काम कर रहे हैं उनके बीच एक दक्षता परीक्षा करवाइए, एक क्वालिफाइंग मार्क्स तय कीजिए, और जो शिक्षक उस दक्षता परीक्षा को पास नहीं करते आप उनको हटा दीजिए सेवा से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके सिस्टम को चलाने में कभी वो मदद किए हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, यदि वो दक्ष हैं, उनको आप सिस्टम में बनाए रखिए। ये सरकार ये मान के चलती है कि ये लोग हमारे सिस्टम को चलाने वाले अप्रवासी बंधुआ मजदूर थे, अब इनको हमसे क्या, ये तो दूध में पड़े हुए मक्खी हैं, इनको पहले बाहर करो किसी भी तरीके से। ये 5 अंक बोलते हैं कि शिक्षकों को मैं दे दूंगा, तो क्या गेस्ट फैकल्टी कोई टिकेगा क्या स्कूलों में? एक भी टीचर नहीं टिकने के लिए जा रहा है। जब उसकी जो दक्षता परीक्षा वो नहीं कराएंगे, टीईटी की परीक्षा कराएंगे, क्वेश्चन आउट हो जाएगा, तो लड़का इतने सारे नंबर लेके आएंगे और नियोजन में वो जब प्रवेश करेंगे तो सारे जो ये फैकल्टीज आपके सिस्टम को चला रहे थे, +2 के रिजल्ट को इम्प्रूव कर रहे थे, जहाँ एक भी ओपीएस समय पे इवोल्यूशन हुआ, समय पे रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट है, कोई नहीं नजर आएगा, और सारे गेस्ट फैकल्टी की आयु सीमा और बाकी सब जो कामों में लगे हुए थे छोड़ छाड़ के सरकार के सिस्टम को चलाने के थे, ये सारे लोग घर में जाएंगे।
आधे लोग आत्महत्या कर लेंगे, सरकार को अंतर नहीं पड़ता है। अभी भी लॉकडाउन देखे शिक्षक हो जाए क्या वित्र और अतिथि संकाय आत्महत्या कर ली सरकार। हेलो, चलिए अभी एक बात उठ के आई सामने। हेलो दीपक जी। जी सर। हेलो दीपक जी, हाँ मैं आप ही हाँ से सर। पूछना चाह रहा हूँ। अभी एक बात राजेश जी ने कहा कि सरकार यहाँ एक गेम खेल रही, कि आपको जब काम था उसने आपका इस्तेमाल किया और फिर एक वैकेंसी ला रही है, उसको कर रही है टीईटी के माध्यम से, स्टेट के माध्यम से, और फिर वहां पर आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे आउट हो जाता है। क्वेश्चन बिकने लगता है, मार्केट में आ जाता है, और वैसे वैसे लोग चुन के आ जाते हैं जो आपके तुलना में बहुत पीछे है। राजेश सर का कहना है कि वो लोग क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं से मार्केट से क्वेश्चन का आंसर खरीद के आ जाते हैं और फिर आप पर जो है एक तलवार लटकने लगती है। आपका क्या कहना है, बोलिए। सर सबसे पहली बात है कि हम तो सरकार को बताना ये चाहते हैं कि हम लोग के पास तो अब शिक्षण कार्य का अनुभव भी प्राप्त हो गया है सर। हम लोग 1 साल 2 साल से पढ़ा रहे हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में। हम लोग को अब अनुभव भी अब हो गया पढ़ाने का। नए लोगों को लाते हैं आप, तो नए लोगों को फिर 2 साल लगेगा सीखने में। तो हम लोग अब अनुभव लेकर के बैठे हुए हैं। हम लोग अब अपनी काम कर रहे हैं, सारे सिस्टम को समझ रहे हैं कि क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाना है हमको। तो हम सारे चीज को हम लोग गैदर कर चुके हैं। नए लोग जो आएंगे, आने के लिए कोई मनाही नहीं है सर। वो लाए सेकंड लाइन को भी, हम बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन हम लोगों को कंफर्म करते हैं, हम लोग को रेगुलराइज करते हैं। आपको शांतनु जी साहब भी यही बोले हैं, मनी जी भी बोल रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर चैनल से अपॉइंटमेंट होके आए हैं, सरकार के निर्देश पे आए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से आ गए हैं, अपने ही राज्य में सर अतिथि कहला रहे हैं हम लोग। एक मिनट सर सबसे बड़ी बात सर कि हम अपने ही राज्य में, एक मिनट, अपने राज्य में ही अतिथि कहलाए, अपने घर में अतिथि कहलाए सर। ये मैसेज या फिर माननीय चुनाव के बाद बनने वाली सरकार। यही तो मैं उठाना चाह रहा हूँ कि अतिथि टीचर का मतलब, गेस्ट टीचर का मतलब कि आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, आपको रिगार्ड मिलना चाहिए। नहीं, वो नहीं, वो क्या मिल रही है, लाठी मिल रही है सर। पटना में लाठी मिली है सर। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने उस समय बिहार शिक्षा को खड़ा रखने का प्रयास किया, खड़ा किया, जब बिहार में शिक्षा ध्वस्त हो चुकी थी। लेकिन आज स्थिति वो नहीं हो रही है। आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हम लोग गलत नहीं होने देंगे सर। आप हम लोग सर या भी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए राजेश जी, बोलिए। हम सर कह रहे थे कि हम लोग चिंतन और चिंता करने के लिए यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, तय है कि या बात सरकार जितने अतिथि जुड़े शिक्षक उन तय करेगा। हत्या का मतलब समझे हैं सर, तो उनकी सेवा के रूप में एक भीड़ तंत्र को और आकर्षित करने के लिए उनको लाभ पहुंचाने के चक्कर में सबकी हत्या का किसी को नहीं जा रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं है। 5 सब जब उस कोई रहा है। हेलो शांतनु जी, आपसे एक सवाल। अभी शांतनु जी, शांतनु सर प्लीज सुन रहे हैं मेरी आवाज? जी जी। अभी राजेश सर ने एक बात उठाया। जी जी, आ रही है सर। हाँ, राजेश सर ने एक बात उठाया जो समझने की बात है। मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहूँ। जी जी बोलिए, जी बोलिए सर। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा सर। एक कंफ्यूजन हो रहा है सर इस डिबेट में कि गेस्ट टीचर, सर तो गेस्ट टीचर फॉर नॉट फॉर +2 सर, हम लोग डिफरेंट हैं सर। ना वी आर गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। और राजेश जी सर जो बात कर रहे थे सर, वो +2 शिक्षकों की बात कर रहे थे, क्योंकि +2 शिक्षकों के लिए ही सर टीईटी और सीटीईटी का आयोजन किया जाता है। नहीं, वो सबके लिए बात कर रहे थे। तो सर दोनों दो चीज है सर, ये क्लियर हो जाना। ना बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस चीज को। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ कि दोनों दो चीज है। उनके कहने का मतलब ये था कि अभी जो सरकार अभी जब ऑलरेडी गेस्ट टीचर हैं, तो सरकार उसी गेस्ट टीचर को परमानेंट क्यों नहीं करती?
जब वो पढ़ा रहे हैं 2 साल से 3 साल से, उनके पास एक बेहतर अनुभव है, डिग्री है और आपके पूरे नॉर्म्स को उन्होंने पालन किया है। फिर सरकार अगर दूसरे पीढ़ी को ला रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप उसके लिए लाओ, उसके लिए वैकेंसी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ही के जगह में, आप ही के पोस्ट के अगेंस्ट में उस दूसरी पीढ़ी को खड़ा कर रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भी तंत्र को बढ़ावा देना होगा ना। सर ये आपका सर जो डिबेट का मुख्य पार्ट है सर, अब आप उसी लाइन पर बात कर रहे हैं सर। आप जितने सारे बात बोले हैं उसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं सर, उसी काम के लिए आंदोलन करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, आपके माध्यम से लेके रहेंगे सर। बिल्कुल, मैं शुरू से इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ, आपको ला रहा हूँ उस तरफ। मेरा उद्देश्य भी यही था कि मैं आपको धीरे धीरे, क्योंकि बात क्लियर होना चाहिए, जब डिबेट में बात साफ साफ आती है तो सब जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उस चीज को समझते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार जब पूरे नॉर्म्स के साथ, आपने जो डिग्री पाया है पूरे बिहार सरकार के परीक्षा और उसके मूल्यांकन के आधार पर पाया है, और उसके आधार पर फिर आपका एक नॉर्म्स जो था उसके आधार पर आपकी बहाली हुई लेक्चर में, तो गवर्नमेंट उस जगह पर फिर दूसरे को क्यों लाना चाहती? जी बोलिए सर, बोलिए। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बिल्कुल, बोलिए सर। जी सर, वर्तमान जो सरकार परिनियम बनाई है सर, वो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को ध्यान में रखते हुए बनाई है, और उसी के मानदंडों के आधार पर बिहार सरकार अपना 2020 रेगुलेशन के तहत ये नई वैकेंसी लाने की बात कर रही है सर। मेरा ये कहना है सर कि बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में अभी तक 2018 रेगुलेशन प्रभावी नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है सर कि 2018 रेगुलेशन के तहत बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी का कार्य नहीं कराया गया है, यहां तक कि शुरू भी नहीं हुआ है। और आप उस परिनियम के आधार पर सर अपना 2020 रेगुलेशन बना के नई वैकेंसी ला रहे हैं, तो उससे तो सभी लोग वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बिहार में तो सर इफेक्टिव रूप से सिर्फ 2009 रेगुलेशन ही अभी तक प्रभावी हो पाया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर सरकार जिस रेगुलेशन से आपको शिक्षा ही नहीं प्रदान की गई और उसको आप मानदंड बना के उसके आधार पर आप वैकेंसी निकालेंगे, तो उस अर्हता को तो बिहारी छात्र पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यवस्था आपके यहाँ लागू ही नहीं हुई है आज तक। तो आपका कहना है, उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहूंगा। जी बोलिए, बोलिए बोलिए शांतनु जी। जैसे एक हाँ बोलिए 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 शांतनु जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए शांतनु जी। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ये कहना है कि बिहार में सर यूजीसी ने 2009 रेगुलेशन को सर 11 जुलाई 2009 को नोटिफाई किया, ठीक, और भारत के राजपत्र में वह 11 जुलाई 2009 को प्रकाशित हुआ, और उसमें कहा गया कि यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से भारत के सब विद्यालय जाएगा। स्थिति है सर के नियम महीने से चलिए, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। दीपक जी आप इसको कंटिन्यू करें प्लीज। सर हमारा सर एक चीज कहना था, बीच में जोड़ना चाहते हैं। जी जी बोलिए। आप 14 की वैकेंसी लाए। जी जी, बिहार सरकार बीपीएससी के माध्यम से 14 में वैकेंसी लाई। आज तक सर सभी विषयों का इंटरव्यू नहीं हो पाया है सर, आज तक नहीं हो पाया है। ये 20 चल रही है, 20 का सर हम लोग मध्य में है, मध्य से ऊपर बढ़ गया है। जी जी आप बताइए कि ये 6 साल में अभी तक इंटरव्यू कंक्लूड नहीं हो पाया है सर। दूसरी बात है सर कि हम आपके माध्यम से चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के पास एक और मैसेज देना कि जो भी नो रेगुलेशन का सर्टिफिकेट बीपीएससी के द्वारा जमा करके हुआ है इंटरव्यू, उसकी जांच होनी चाहिए सर। आप पाएंगे कि उसमें 90% 50% जरूर फॉल्स मिलेगा सर आपको सर। वो कागज का टुकड़ा को
यूपी वाले को मान लिया गया, बिहार वाले को नहीं माना गया सर। झारखंड वाले को मान लिया, कुछ नहीं पूछा उन लोगों से ये आपने कहाँ से लाया सर्टिफिकेट, लेकिन बिहार वालों से पूछा गया कि सर्टिफिकेट कहाँ से लाया आपने। ये इसकी भी जांच होनी चाहिए सर, एक फोरम से जांच होनी चाहिए इसकी कि 2009 रेगुलेशन जो सर्टिफिकेट जमा कराया है बीपीएससी द्वारा, जो बहाल होकर आया है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जब मेरी जांच हुई तो उसकी जांच क्यों नहीं हुई सर? जब मेरे पीएचडी की जांच हुई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए थी। वो जाना चाहिए था कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के पास कि आपके यहाँ से डिग्री सही है कि नहीं है। बिना जांच किए हुए उन लोगों को नौकरी दे दी गई और हम लोग को छाट दिया गया उस वक्त सर। दूसरी बात आपको बता दिया कि बिल्कुल। हेलो दीपक जी, आपका कहना है कि बिहार सरकार अपने विद्यार्थियों के साथ भेदभाव करती है, बाइपोलर सिचुएशन। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल की है सर 14th में सर। इस बार नहीं होने देंगे हम लोग, इस बार भेदभाव नहीं होने देंगे, आंदोलन करेंगे और करेंगे अपने हक के लिए। भारत, हम सब जानते हैं कि भारत प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निश्चित तौर से अपनी आवाज बुलंद करने का एक साधन है आंदोलन। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि बिहार सरकार का रवैया तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आंदोलन को दबाने के लिए लाठी चार्ज और ये वाटर कैनन का प्रयोग करती है, तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? क्या आपके पास ऐसा क्या स्ट्रेटेजी? हम सर आपके माध्यम से चाहेंगे कि सही बात उन तक पहुंचे। सही बातें उन तक नहीं पहुंच रही है सर। हम चाह रहे हैं कि आप गेस्ट फैकल्टी के, हमारे जो गेस्ट फैकल्टी गेस्ट लेक्चरर है यूनिवर्सिटी में अपॉइंटेड है, आप सही बात उन तक पहुंचाएं और हम लोग की बात को रखें। हम लोग उनके साथ हैं, आपके साथ हैं, उनके साथ हैं, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। हम लोग का अनुभव का लाभ ले, स्टेट गवर्नमेंट हम लोग का अनुभव का लाभ ले सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे और इसलिए आज आप सब लोगों को एक मंच पर लाया हूँ। बिहार स्वाभिमान आंदोलन एक मंच है और इसके माध्यम से बिहार के उन सारे युवाओं का, बिहार के उस सारे क्वालिटी को, सारे गुणवत्ता को मैं इस मंच के माध्यम से दूर दूर तक, सरकार तक और अन्य स्रोतों तक पहुंचाना चाहता हूं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य होता है और आज भी मेरा ये उद्देश्य है कि आपके जो भी आपका वक्तव्य है, आपका जो भी विचार है, आपकी विचारधारा को हम सरकार तक पहुंचाएं मंच के माध्यम से, सब लोग जाने इसको। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें जो बहाली हुई, बहाली की जो प्रक्रिया हुई, आखिर जब आप कहते हैं कि सारे नॉर्म्स का पालन किया गया, लेकिन क्या उस समय कोई ऐसा था क्या फॉर्म में, ऐसा कोई फॉर्मेट जिसमें आपको ऐसा दिया गया कि भाई ऐसी स्थिति आती हो कि गवर्नमेंट अगर बहाली कर ले तो और हमको हटा दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, इस तरह का तो हम लोगों में से फॉर्मेट नहीं लिया गया है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर में ही ये लिखा गया है कि योर अपॉइंटमेंट विल बी मेड टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्टिव से सर इसको हम लोगों ने फॉलो किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात है शांतनु जी आपसे कि अगर 3-4 साल तक जी अगर सरकार को ऐसा टीचर न मिलता हो तो ये जो 4-5 साल जो होता है किसी भी टीचर के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, दैट इज द क्रिम पीरियड फॉर एवरीबॉडी। वो 5 साल आप तैयारी करके बीपीएससी कर सकते हैं, उस 5 साल में आप दूसरे किसी भी जॉब में जा सकते हैं क्योंकि बिकॉज यू हैव क्वालिटी। लेकिन 5 साल अगर आप सिर्फ सब चीज को छोड़ के शिक्षा में लग जाते हो और आपका जो क्रिम टाइम निकल जाता है, फिर सरकार आपको कहती है कि भाई आप हट जाओ, तो ये ऐसा नहीं लगता कि आपके साथ धोखा है? सर ये तो सरासर अन्याय हो जाएगा सर, क्योंकि आप देखिएगा सर कि पीएचडी करने में लगभग सर 28 से 30 वर्षों का समय लग जाता है अध्ययन में सर। बिल्कुल, और उसके बाद वैकेंसी जब आती है तो वैकेंसी आने में भी सर एडवर्टीजमेंट से लेकर रिक्रूटमेंट में मिनिमम 5 इयर्स लग जा रहा है अभी बिहार में सर। तो 35 साल आपने जो समय अपना अध्ययन में बिताया सर और उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिले कि आपको निकाल दिया जाए सर, तो ये तो सरासर अन्याय होगा सर। ठीक। और तो आप क्या चाहते हैं? में सर अभी हिमाचल प्रदेश सर हम तो चाहते हैं कि अभी 5 राज्यों में सर शिक्षकों का नियमितीकरण किया गया है जी सर। हम तो चाहते हैं कि हम एस्पेक्ट बनाकर हमको समायोजन किया जाए, समायोजित कर दिया जाए। चलिए दीपक जी, आप इस पर अपना कमेंट करें। जी सर हम तो बहुत देर से कर रहे हैं कमेंट।
हम तो बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं सर, अपनी बात को रख रहे हैं आपके पास, ताकि वो सही जगह पर पहुंच सके और हमारे मदद हो पाए सर। ऐसा तो नहीं कि आपका आंदोलन कहीं कमजोर पड़ रहा है? आपने कभी कोऑर्डिनेशन का आप जो ये जितने भी गेस्ट, हेलो एक मिनट, आप जितने भी गेस्ट टीचर हैं, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ऐसा तो नहीं कि सरकार आपकी संख्या को देखकर नजरअंदाज कर रही है कि इसकी संख्याएं कितनी है? क्योंकि बिकॉज अभी जो बिहार गवर्नमेंट नहीं, जो भी टोटल गवर्नमेंट जो है, पार्टी है, दे आर, मतलब वो जो उनका जो एक्ट है, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दे आर प्लेइंग नंबर गेम समझते हैं आप? हाँ जी, नंबर गेम आपको हम बता रहे हैं सर कि हम लोग 2000 नंबर गेम। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब वही है। सर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर, हम लोग खूब बढ़िया से नंबर गेम जानते हैं। हम 2000 फैमिली है, हम 2000 फैमिली है, लगभग 1000 की शादी हो गई है सर, ठीक है, 3000 हो गए, 3000 हो गए सर। और बता दें, हम वर्ग ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं सर, लंगट सिंह में क्लास ले रहे हैं। लंगट सिंह में सर 5000 से 6000 स्टूडेंट रहते हैं सर। कैंपेन चलाएंगे सर, आंदोलन चलाएंगे हम लोग सर, नंबर गेम तो समझाएंगे आपको हम लोग, सरकार को नंबर गेम तो हम लोग जानते हैं कैसे नंबर गेम होता है सर। अभी एक चीज मेरे समझ में आ रही है, सो मैं आपसे रख रहा हूँ कि आपको सरकार अभी क्या करेगी, और डोलड्रम की स्थिति है, हाँ या ना की स्थिति है। सरकार पीछे से एक वैकेंसी ला रही है, मान ले कि भाई दबे 5000, और उसमें 5 लाख विद्यार्थी जो है खड़े हो रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं। 5 लाख विद्यार्थी जो है, उसको एक अपेक्षा बन जा रही है कि मेरी नौकरी हो सकती है। तो अभी 2000 लोगों पर तलवार लटकाने से सरकार के साथ 5 लाख विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि सरकार एक नंबर गेम प्लान कर रही है और आप इसमें असफल हो रहे हैं? हाँ, तो हम लोग सर इस बात को रखेंगे, अपने बीच में रखेंगे कि हमारा भविष्य खत्म हो रहा है और आपका भी भविष्य खत्म कर रहा है, ठीक है ना। वो हम लोग समझाने में सक्षम हो जाएंगे सर। हम लोग समय से समझा देंगे लोगों को कि आपका भी खराब होगा और मेरा भी खराब होगा, इसीलिए पहले हमको रहने दो, फिर हम लोग आपका भविष्य देखेंगे। बिल्कुल, मतलब आप इस माध्यम से समझाना चाहते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है, आप समझ सकते हैं कि अपने देश में और खासतौर पर बिहार में सर 2 साल हमने सेवा दे करके हटाया, 2 साल हम सेवा दे चुके हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी ला रही है, तो हम बताने में सक्षम होंगे। 2 साल हम पढ़ा चुके हैं, हम सेवा दे चुके हैं, हमारी बहाली नॉर्म्स के तहत हुई है। तो हम लोगों के साथ ये दशा है, तो आप लोगों के साथ क्या होगा? मनीष जी, मनीष जी, आप जी अब मेरी आवाज आ रही है आपका? जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? ऐसा तो नहीं कि द गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज प्लेइंग नंबर गेम विथ अस? बिल्कुल, इसमें कहना और समझाना कुछ बाकी नहीं है। सरकार तो नंबर गेम हमेशा से चलती ही रही है और चलती है, लेकिन वहां पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जी बोलिए कि सर। सरकार उसमें भी, सरकार के अंदर भी बहुत सारे विभाग हैं, अधिकारी हैं, तब सारे सिस्टम मिलके शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको जोड़ दे के समझाने की कोशिश करूंगा, या आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं जो जिनकी दुर्भावना के कारण बिहारियों की ये दुर्गति हो रही है। सरकार के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी हैं, सारे आप नहीं। आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा मानता हूं और पूरे दावे के साथ मानता हूं, और कुछ हद तक एविडेंसेज भी हैं कि सरकार में बैठे कुछ ऐसे अधिकारी जो दुर्भावना से ग्रसित हैं, और उन्हीं के कारण हम बिहारियों की दुर्गति होती है, आज से नहीं, विगत कुछ वर्षों से। मैं एक दूसरे चैप्टर को यहाँ लाना चाहूंगा जो थोड़ा सा सरकार के विरोध में होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि आप एक चीज तो देख सकते हैं कि सारे कुछ जितने भी विश्वविद्यालय के अहम पदों पे, ओहदे पे, सारे चीजों पे हमारे दूसरे प्रदेश के लोग हैं कब्जे जमाए हुए। मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे प्रदेश वाले अच्छे नहीं हैं, नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैं स्थानीय हूँ तो मेरी भी भागीदारी बनती है, और मेरे यहाँ भी योग्य लोग होंगे, तो निश्चित तौर पर स्थानीयता का ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये सारा गेम प्लान जो है, सरकार जो ये नंबर गेम चलाती है, खेलती है, इस सब में कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं,
कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित अधिकारी हैं, दुर्भावना से ग्रसित हैं, हमारे प्रति उनकी दुर्भावना है, जिसके कारण हम सफर कर रहे हैं। और यहाँ पे अंत में मैं एक बात अपनी बताना चाहूंगा कि मैं सरकार से, आपके माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से या अन्य किसी सारे प्लेटफॉर्म से मैं सरकार से यही मांग करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि हम अतिथि सहायक अध्यापकों को निश्चित तौर पे अस्थायी नियुक्ति में होने से पहले मेरी जगह को सुरक्षित किया जाए, नई बहाली होने में मुझे वरीयता दिया जाए, मेरी प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद ही नई नियुक्ति की जाए, जिससे कि हम लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। जैसा पिछले कुछ वर्षों पहले जो नियुक्ति हुई थी उसमें बिहारियों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ था। एक बड़ी आपको एक पॉइंट नोट करने का चीज है जो आप अपने चैनल या मंच के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाएंगे। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो रेगुलेशन आप लागू करते हैं, आज जिस रेगुलेशन की बात हो रही है और आज से 5 साल बाद जाके बोलते हैं कि 5 साल बाद जो उस समय ये रेगुलेशन होना चाहिए था, आपने नहीं किया, इसलिए आपकी डिग्री मान्य नहीं है, आपकी उपाधि मान्य नहीं है। यूजीसी ने अभी शांतनु जी ने आपको बताया था कि यूजीसी ने 11 जुलाई 2009 को कहा कि यूजीसी रेगुलेशन 2009 पीएचडी के लिए जरूरी है। बिहार सरकार ने उसे लागू नहीं किया, गवर्नर हाउस ने उसे लागू नहीं किया, और बिहार के विश्वविद्यालयों में, विभिन्न विश्वविद्यालयों में बिहारी छात्रों ने जो रेगुलेशन आपका मान्य था उससे पीएचडी किया। अब जब 2014 में बहाली आई तो बिहार के छात्रों को इनएलिजिबल कर दिया गया, बताया गया कि आपने इस रेगुलेशन से नहीं किया। तो क्या छात्र घर से रेगुलेशन बनाएंगे? नहीं ना। गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन जो लाएगी उसी के तहत आप करेंगे ना। दूसरा चीज आप बिल्कुल जी आपके कहने का मतलब ऐसा है कि सरकार जो नीति बनाती है वो खुद रिवॉल्ट कर जाती है या फिर खुद बिट्रे कर जाती है 1 या 2 साल के बाद। मतलब दे हैव नो परमानेंट प्लान, दैट मींस कि बिहार गवर्नमेंट हैज नो परमानेंट प्लान फॉर एजुकेशन। जी बिल्कुल परमानेंट ही प्लान नहीं, कोई विजन स्पष्ट है ही नहीं। अभी अगर थोड़ा सा बात करना चाहूँ आने वाले अभी स्टैट्यूट पर जो अभी परिनियम बनाया गया नियुक्ति के लिए, उसमें भी काफी विसंगतियां हैं, जिन पे आप कभी अगले डिबेट रख लें। क्योंकि समय का अभाव है, उन चीजों को नहीं लाना चाहता हूं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप अगर सन 2000 में क्लास 10th आपने पास किया है, 10वीं आपने सन 2010 में पास किया, तो सॉरी 2000 में पास किया, तो आपसे सरकार बोले कि नहीं 2010 में आपने पास किया उसको मैं नहीं मानता, अभी 2020 है, आप 20 का सर्टिफिकेट दें। हे भगवान, जब आपने तो पास किया, आपको बोर्ड की सर्टिफिकेट जारी की गई 2000 में, चूंकि 2000 में आपने 10वीं की परीक्षा दी है ना, तो 2020 के सिलेबस को आप कैसे जानेंगे और उससे आपको सर्टिफिकेट कैसे दिए जाएंगे? तो ये मजाक है, बिल्कुल मजाक है नियुक्ति नियमावली में। यहाँ परिस्थिति है कि रेगुलेशन 2009 के लिए आपको एक पेपर रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए और उससे एग्जाम्प्ट होने के लिए आपको 2 पेपर देना चाहिए। आप इस चीज को फिर अगले डिबेट में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, लंबी बहस हो जाएगी। तो बिहार सरकार की सारी नीति जो है यहाँ स्पष्ट है। खैर इन सारे कुछ के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ अपने डायनेमिक, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे हमारे बातों को गंभीरता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए हमारी मांग को माने, हमें हमारे नौकरी को, हमारी सेवा को नियमित किया जाए, कंफर्म किया जाए। मैं यही अंत में करना। बिल्कुल दीपक जी, अभी मनीष जी ने कहा कि विजन का अभाव है जी। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार के पास या इनके जो पदाधिकारी है उनके पास विजन का अभाव है। और उसका विजन का अभाव तो नहीं, लोग अधिकारी हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, अपने तरह से प्लान करते हैं, अपने तरह से बनाते हैं, लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या करना है। लेकिन उनका स्ट्रेटजी 1 साल के बाद बदल जाता है। अभी एक चीज मनीष जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि उनका प्लानिंग किया हुआ फिर 1 साल के बाद खुद बदल देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हाल होगा शिक्षा का? इसको तो विजन का अभाव बताया जाएगा ना, क्योंकि
स्ट्रेटेजी कोई बनाया जाता है तो उसको कम से कम 10 या 15 20 साल के लिए बनाया जाना चाहिए ना। लेकिन आप हर 2 साल के बाद, हर 1 साल के बाद आपका विजन बदल जाता है, स्ट्रेटेजी बदल जाता है। फिर इस बीच में जो लोग क्रश कर जाते हैं उनका तो नुकसान हो गया, आखिर उसको कौन बचाएगा? मेरा मतलब है कि ये विजनलेस गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? मनी जी शायद जी 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 दीपक दोनों जी भी शायद डिस्कनेक्ट हो गए। जी 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 दोनों लोग डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण। तो सर बिल्कुल बिल्कुल मेरा यही कहना था, बिल्कुल मैं ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि विजन होती अगर, तो आप जिस रेगुलेशन की बात करते हैं तो जिस परिप्रेक्ष्य में जिस समय जो लागू होता है उसी की बात करना चाहिए ना। उस पर आज स्टैंड आप करना चाहिए, उस स्टैंड पर करना चाहिए। स्टैंड करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल मैं एक छोटा सा आप ही से ये काउंटर सवाल करता हूँ कि अगर आप सपोज करिए कि आप ग्रेजुएशन आपने ग्रेजुएट किया 95 ना, मुझसे नहीं 95 कीजिए, में। आप अपनी बात रखिए, आप जी अपनी मैं बात अपनी ही रखिए। बात, जी 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 बिल्कुल अगर किसी किसी की मैं बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति राकेश कुमार, एक राकेश कुमार व्यक्ति है जो 95 में ग्रेजुएशन करता है और बिल्कुल नौकरी के लिए आता है, अगर 2020 में आता है तो वो 95 का ही डिग्री आपको प्रोड्यूस करेगा ना, 2020 का बिल्कुल तो नहीं बिल्कुल करेगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं उसको करें। आपने ही डिग्री इशू किया था ना। तो बिहार में बिल्कुल पिछले बार की बहाली में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में बिहार के 10% लोग आ सके थे, 15% लोग आ सके थे। इसका क्या कारण था? इसका यही कारण था कि बिहार के जितने भी बिहार के विश्वविद्यालयों के पीएचडी की उपाधि थी, जितने लोगों ने ले रखी थी, सारे लोगों को इनवैलिड कर दिया गया। ये क्या विजन का ही अभाव ना है? दूसरा केस को कर सकते हैं कि आप ही सब के मिला द्वारा के दी गई डिग्री। सब मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि जी विजन के अभाव में बिहार की शिक्षा जो है दिग्भ्रमित हो गई, दिग्भ्रमित हो गई। डिरेल्ड हो गई। ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार की जी शिक्षा आज अगर डिरेल्ड है तो उसके पीछे जो जी समुचित विजन होना चाहिए था वो नहीं। जी बिल्कुल मेरे बिल्कुल मेरे विचार में बिल्कुल ये मंथन का विषय है और इस जी पर बिहार सरकार, खासतौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, जी शिक्षा मंत्री जी और जो पदाधिकारी है उनको इस पर विवेचना करनी चाहिए, मंथन करनी चाहिए कि जी बिहार की शिक्षा को हम कैसे ऊपर पहुंचाएं और कैसे आगे जी लाएं। कि जी बिहार जी आज के डेट आप में बिहार जी जो है पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है शिक्षा के मामले में। और जी जी ये लोग डाटा और ये योजना का खेल खेल रहा है। जी अभी पूरे बिहार में नीचे से जी लेकर ऊपर तक देखिएगा तो पूरा का पूरा डाटा का खेल हो रहा है। जी ये जी जी डाटा का जी खेल खेला जा रहा है और इसमें जितने भी लोग हैं शिक्षकों को अलग अलग तरीके से बांटकर, जी जी दिग्भ्रमित करके, जी गलत रूप से जी जी उसका, हाँ बिल्कुल, और जीवन को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। जी जब शिक्षक खुद परेशान होंगे, मैं समझता हूँ कि अगर वो जी इस तरह से परेशानी में होंगे तो पढ़ाएंगे क्या? निश्चित निश्चित। सर यहाँ पे मेरे मैं यही कहना चाहूंगा कि चीफ जी मिनिस्टर से कहीं ज्यादा दोषी चीफ मिनिस्टर जी से जी उनके तमाम संबंधित विभागों को चलाने वाले जो अधिकारी हैं, मैं उन पे बार बिल्कुल बार फोकस करना चाह रहा हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर हो सकता है इन सारी चीजों से उनकी पूर्ण रूप से अवगत ना हो, उन्हें जो सूचनाएं दी जा रही है, क्योंकि एक प्रदेश को चलाना इतना आसान नहीं है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत सारी ऐसे बातें हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट रूप से प्रभावित कर रहे हैं उसमें अधिकारी जो हैं वहां पे कंसर्न अथॉरिटी जो है चीफ मिनिस्टर के नीचे, वहां से ये गड़बड़ी होती है, वहां से ये विसंगति आती है। एक चीफ जी मिनिस्टर जी सारे फाइल को नहीं देख सकता। तो मैं फिर से अंत में यही कहना चाहूंगा, कहते हुए अपनी बात को कंक्लूड करता हूं कि हमारी मांग को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को, और इस संबंध में 2-3 बातें इसके समर्थन में, और हमारा मांग जायज है इस संबंध में 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा कि देश के कई राज्यों द्वारा, देश के कई प्रदेशों में ऐसा किया गया है कि वहाँ के गेस्ट फैकल्टी को, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर को मध्य प्रदेश में 25 अंक का वेटेज देकर के अस्थायी नियुक्ति अपॉइंटमेंट में उनको लिया गया और उनको समायोजन किया गया। झारखंड में कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को परमानेंट नियुक्ति में परमानेंट नियमितीकरण की बातें चल रही है। हिमाचल प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उनके फेवर में और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको परमानेंट अपॉइंट कर लिया। वेस्ट बंगाल में सरकार ने अपना परिनियम बना करके वहाँ के गेस्ट फैकल्टी को कंफर्म कर दिया 65 ईयर से अथवा 60 ईयर्स तक के लिए।
हरियाणा में वहाँ की सरकार ने ऐसा रेजोल्यूशन लाया और उसके तहत गेस्ट फैकल्टी को रख दिया। तो हमारे समर्थन में कई चीजें हैं, कई प्रदेशों में ऐसा किया गया और बिहार में भी इसके पहले, आज के पहले बिहार के इतिहास में भी 2 अथवा 3 बार ऐसा किया जा चुका है। तो फिर ये कोई नई बात नहीं है, हमारी ग्रीवांसेस कोई नई नहीं है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत। अभी अब एक सवाल आपसे संतनु जी, जो नई शिक्षा नीति जो अभी आ रही है, जी सर, आप उसके लिए कितने तैयार हैं? सर नई शिक्षा नीति बिल्कुल सर बहुत सराहनीय प्रयास है हमारी केंद्रीय सरकार और माननीय प्रधानमंत्री का, और ये निश्चित रूप से अपना प्रभाव और छाप छोड़ेगी भारतीय शिक्षा जगत पर, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की बात कही गई है। और उससे जो नए वर्ग जो हैं सर, जो स्कूली शिक्षा से लेके सर और हायर एजुकेशन तक, इसका लाभ जो है बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा, लाभ जो है सर बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा के साथ सर जो परिलक्षित हो पाएगा सर। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सर। गेस्ट टीचर को क्या फायदा होने वाला है? गेस्ट टीचर अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर शिक्षा तो यहाँ समवर्ती सूची में है भारतीय संविधान में सर, तो इसमें सर नियम परिनियम तो बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है, मगर उसे लागू करने का अधिकार जो है सर वो तो राज्य सरकार पर ही है। तो ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर जाता है। तो हम ये तो हमारे बिहार सरकार ये तो हमारे बिहार सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको कितनी अच्छी तरह से लागू करें, जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ शिक्षक को के साथ साथ विद्यार्थियों, अभिभावकों और पूरे समाज पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सर एक बात मैं सर मैं रखना चाहूंगा अपनी अतिथि सहायक प्राध्यापकों के संबंध में कि सर अभी 2020 में ही सर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है हिमाचल प्रदेश के केस में, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा ही सर वहां जो है जो शिक्षक जो बहुत दिनों से कार्यरत थे 3 वर्ष से 5 वर्ष से 7 वर्ष से, उनको नियमित किया गया है सर। और भारत के अन्य 5 राज्यों में भी, जैसे मध्य प्रदेश सर, पश्चिम बंगाल, झारखंड इत्यादि में भी सर शिक्षकों को सर किया गया है जो पहले कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेज पर काम कर रहे थे। तो सर पूरे भारत में ये हो रहा है, तो हमारे स्टेट में ना हो सकता हो, ये एक सर प्रश्न चिन्ह लगाता है सर कहीं ना कहीं हमारे राज्य सरकार के ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल हम जुड़ गए हैं सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए थे वो। अभी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात कर रहे थे सर, हम उस समय जुड़े हैं। हाँ मैं यही पूछ रहा था। मैं यही पूछ रहा था कि अभी जो आपके मंच के माध्यम से हम एक बात बताना चाह रहे हैं सर। ये बहुत अच्छी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी चीज है। सरकार को इसको लागू करने के लिए सर शुरुआती एजुकेशन से लेना होगा, मतलब LKG UKG एक वर्ग 1 से लेना होगा सर, वहां से स्टार्ट करे वहां से स्टार्ट करेगी सरकार अगर तो सफल हो पाएगी। अगर ये चाहेगी पहले यूनिवर्सिटी से लागू करें हम, तो हमें नहीं लगता है कि उतना सफल हो पाएगा सर। उसको अपने नवोदय विद्यालय में सेंट्रल स्कूल में लागू करना चाहिए पहले सर। जी दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे शिक्षा मंत्री इसके लिए तैयार हैं, नई शिक्षा पॉलिसी के लिए? अभी बिहार में तो सर इस पर कोई बात ही नहीं हो पाई अभी तक शिक्षा पॉलिसी पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर न कहीं डिबेट। हम तो न्यूज भी देखते हैं सर, तो कोई इस पर आज तक कोई डिबेट नहीं हुआ है सर। ये बात हम बता रहे हैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से भी चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आज तक किसी ने डिबेट नहीं रखा है, कोई न्यूज चैनल ने डिबेट नहीं रखा है। हम तो न्यूज देखते हैं, तो लगता नहीं है कि आज मैं आपको डिबेट हो पाया अभी तक। मैं आपको बताऊं कि कई एक स्टेट हैं जिन्होंने नई शिक्षा नीति पर काम करना शुरू कर दिया है, मतलब कि वो 2021 में उसके तरफ कदम बढ़ा दें, तो उसके लिए गवर्नमेंट को टीम बनानी होगी, उसको लागू कराने के लिए एक टीम बनानी होगी।
जैसे गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसी को लागू करने के लिए शराबबंदी के लिए एक टीम बना दिया, नशा मुक्ति के लिए टीम बना दिया, कन्या उत्थान के लिए टीम बना दिया। तो इसी प्रकार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए सरकार को एक सशक्त टीम बनानी होगी। ठीक ठीक, एक बात और सौरभ जी, शांतनु सौरभ जी, आपसे आप जुड़े हुए हैं? हेलो शांतनु सौरभ जी, हेलो, नहीं जुड़े हुए। दीपक जी आप ही बताइए जी। हाँ, हेलो 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 हेलो, दीपक जी आप बताइए जी। नई शिक्षा नीति में। हाँ सर, हाँ शांतनु जी, शांतनु सौरभ जी, आप आवाज सुन रहे हैं? जी सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, आपका माइक बंद है इसलिए आप नहीं सुन पा रहे। हेलो, हाँ, माइक इनका बंद है। हाँ, आपका माइक बंद है, बिल्कुल ठीक है। आप हेलो, सुन रहे हैं हमारी बात? हाँ हाँ, सुन रहे हैं, आपकी आवाज सुन रहे हैं। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है, आपकी आवाज भी आ रही है, ठीक है जी, बोला जाए सर। मैं एक सवाल अभी रखा था, मैं एक प्रश्न रखा था कि नई शिक्षा नीति में जो आ रही है, या सरकार जो भारत सरकार लाई है, उसमें बिहार सरकार भी आगे बढ़ेगी, तो उसमें गेस्ट टीचर अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या उसके लिए तैयार है? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है सर। जी जी, हम कंक्लूड मैं करना आपके चाहते प्रश्न हैं को सर। सुन नहीं पा रहा हूं सर। जी जी जी, मैं सुन रहा हूं सर आपके प्रश्न। सर, न्यू दीपक जी, एजुकेशन पॉलिसी, जी सर, अगर बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, तो हम लोग सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे इसको लागू करने में। सर, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको लागू होना चाहिए और हम लोग सरकार के साथ रहेंगे, चाहे सरकार जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो रहे, चाहे जो भी आए, हम लोग उसके साथ रहेंगे और उसको पूरा करेंगे सर, उस मिशन को पूरा करेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शांतनु जी, आपसे, शांतनु सर आप आवाज सुन रहे हैं क्या? हेलो जी सर। शांतनु सर, एक प्रश्न था जी आपसे जी, कि बोला जाए सर। हाँ, नई शिक्षा नीति में गेस्ट टीचर अपने आप को कहाँ पाते हैं? सर एक बार रिपीट कर दिया जाए सर, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ कि नई शिक्षा पॉलिसी जो आ रही है, उसमें गेस्ट टीचर अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? सर आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है सर, इको हो रहा है सर, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है सर आपकी। आपके मोबाइल में जो सेटिंग है उसमें कुछ गड़बड़ी है। दीपक जी आप तो आवाज सुन रहे हैं मेरी? जी जी, बिल्कुल सुन रहे हैं सर, बढ़िया सुन रहे हैं सर। बढ़िया सुन रहे हैं। मनीष जी आप भी सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। मैं अपने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के मंच से मैं आपकी बात उन सभी जगहों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं या करूंगा जो कहीं ना कहीं आपसे कंसर्न रखते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो सब लोग इसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आज जो गेस्ट टीचर की स्थिति है वो कहीं ना कहीं दुविधा की है, और वो दुविधा का जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं, और अपने भविष्य को लेकर के वो ज्यादा चिंतित है। मेरे विचार में शिक्षा में जब तक शिक्षक को कहीं ना कहीं एक सुविधा मिलनी चाहिए जो नहीं मिलेगी, तब तक बेहतर शिक्षा व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिया जा सकता। मैं आपकी आवाज इस मंच के माध्यम से रखना चाहता हूँ, रख रहा हूँ कि सरकार इस पर गहन अध्ययन करे, मंथन करे, और इन अतिथि शिक्षकों को, जो गेस्ट फैकल्टी हैं, इनका ससम्मान, इनको एक उचित स्थान दे, और इनका समुचित जो उपयोग है वो हो रहा है, ये लोग कर रहे हैं, और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएं, आगे बढ़ाएं। मेरा विचार है कि शायद एक प्रश्न और मेरे ख्याल में हो सकता है कि अभी एक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, तो आपका डिमांड ऐसा तो नहीं कि हम लोग को नियोजन के साथ जोड़ दिया जाए? दीपक जी आपका? नहीं, नियोजन के साथ जोड़ने की बात नहीं है सर। हम लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं सर, हम लोग का अपॉइंटमेंट हो चुका है सर।
और प्रोसेस से हुआ है सर। जो भी गाइडलाइंस थे पहले ही बता चुके हैं, सारे प्रोसेस पूरे हो चुके हैं। हम लोगों को नियमितीकरण की बात होगी सर, एक कानून बनाना होगा सरकार को हम लोगों के पक्ष में, और जो बातें जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं उनके लिए एक अलग से कानून बना करके हम लोग का सेवा नियमितीकरण की बात होगी सर। मणि जी, आपका क्या विचार है इस पर? जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ। नियोजन तो उसका होगा जो कहीं नहीं है। मैं तो ऑलरेडी अपॉइंटेड हूँ, मेरी तो नियुक्ति हो चुकी है, तो मेरे नियोजन का कोई मतलब नहीं बनता। अब मेरे लिए अगर कुछ हो सकता है तो सरकार के द्वारा ऐसा परिनियम बनाया जाए, इस परिनियम के तहत मुझे रेगुलराइज किया जाए, यही हमारी मांग होगी सरकार से। चलिए, अभी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का साल है जी हर दल, हाँ, जितने भी दल हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, वो अपने अपने जो मैनिफेस्टो होता है उसमें वो लोग डालते हैं। जी आप लोग भी, हाँ, आप लोग भी प्रयास करते होंगे कि आपकी बात जो है रखी जाए। तो निश्चित निश्चित, उम्मीद भी करता हूँ। बिल्कुल, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन ही एक मुख्य धारा है जिसके माध्यम से अपनी जी आवाज पहुंचाई जाती है, उठाई जाती है। लेकिन सर जब भी जी जी बोलिए दीपक। हम लोग तो वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है, क्योंकि वर्तमान सरकार ने ही संकल्प जारी करके हमारा अपॉइंटमेंट किया है सर। तो हम लोग तो इन्हीं के मैनिफेस्टो में, वर्तमान सरकार के समय में ही ये कानून बना था, ये संकल्प जारी हुआ था, तो हम लोग तो उनके मैनिफेस्टो में है ही ऑलरेडी सर। वर्तमान हम तो सरकार उनके नहीं, हम वर्तमान सरकार ही फिर आपको हटाने की बात कर रही है। हटाने की बात तो अभी नहीं की है सर, हटाने की बात नहीं की है। हम अपनी बात वहां तक पहुंचा रहे हैं सर, आपके माध्यम से कि आपके अपॉइंटमेंट में है कि आप तभी तक रेगुलर हैं जब आप तभी तक हैं जब तक रेगुलर नहीं आ जाता जी तो वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में आप हैं, लेकिन उसी के मैनिफेस्टो में ये भी आप भी है। जी जी, तो हम दोनों लोग एक ही मैनिफेस्टो में है सर, आने वाले भी उसमें, और हम लोग आ चुके हैं ऑलरेडी सर। वही मेरा पूछना था तो कि हम सर आपके मन से चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे कि आप ही के मैनिफेस्टो से ये लोग अपॉइंट हुए हैं। ये बात कहना चाह रहे हैं सर। आंदोलन की बात तो बाद में होगी जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और हम लोग आंदोलन करेंगे भी। आपका जो प्रश्न था, आंदोलन करेंगे और पुरजोर आंदोलन करेंगे सर। ऐसी आंदोलन आप कभी नहीं देखे होंगे। यदि एक शिक्षक मरेगा तो कितने लोग मरेंगे ये आप नहीं जान रहे। जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, अगर एक लोग मरते हैं तो ज्ञान देने वाले, शिक्षा लेने वाले लोग मर जाते हैं सर। बिल्कुल, तो ये बात है सर। हमारे मेरा प्रश्न वो नहीं था, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सरकार न करे। मेरा प्रश्न यही था कि जो सरकार की जो नीति है, सरकार के मैनिफेस्टो में आप हैं, लेकिन सरकार उसी मैनिफेस्टो में इस बात को भी लिख दिया, या इस बात का भी जिक्र कर दिया कि अगर रेगुलर टीचर आ जाते हैं तो आपकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, आपकी नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। जी जी, तो ऐसे हालात में चूंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव का साल है जी, तो हम लोग तो सर बता रहे हैं, हम लोग तो बता रहे हैं सरकार को, आपके मन से चाहते हैं बताना सरकार को कि हमारे तरह के शिक्षक को आप 3 बार रेगुलराइज कर चुके हैं, 3 बार नियमित कर चुके हैं, नए कानून बना करके, नए परिनियम बना करके। तो एक बार और हम लोग को ही मौका दीजिए आप। हम लोग वेल क्वालिफाइड हैं, पूरे क्वालिफिकेशन रखते हैं, और हम लोगों की बहाली प्रॉपर चैनल से हुई है। ड्यूली जो एडवर्टीजमेंट हुआ है नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट हुआ, सिलेक्शन कमेटी बनी, इंटरव्यू हुआ, सिंडिकेट से अनुमोदन हुआ है सर हम लोग की बहाली। हम लोग जो एक होती है बॉडी, होती है यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बॉडी होती है, सिंडिकेट से अप्रूवल के बाद हम लोग का ये लेटर निकला है, अपॉइंटमेंट लेटर निकला है, और हम लोग अकॉर्डिंगली ज्वाइन किए हैं अपने अपने कॉलेज में से। बिल्कुल, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था कि सरकार जब सर इस तरह से सर और रोस्टर रिजर्वेशन का पूरा पालन किया गया है इसमें सर। हम लोग 100 पॉइंट का रोस्टर रिजर्वेशन का पूरा पालन किया गया है जी। सरकार जब सारे नियमों का विधिवत रूप से पालन कर आपकी नियुक्ति की, फिर सरकार को आखिर गुरेज क्यों है? बस यही बात तो सर आपके मन से, ये बात तो आपके मन से हम चाहते हैं उनको बताएं, और आप उनकी बात हम लोग को बतावे कि क्या चाह रही है सरकार। हम लोग तो नहीं समझ रहे हैं क्या चाह रही है। आखिर सरकार को इन शिक्षकों से, जो लेक्चरर हैं, जो विद्वान हैं, इनसे आखिर गुरेज क्या है? वो आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही,
या सही ढंग से नहीं जा रही, या बीच में कोई है जो मिसगाइड कर रहा है, या कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं आपको हटाना चाह रही है, कहीं कोई पॉलिटिक्स है, कहीं कोई राजनीति है, कहीं कोई बात तो नहीं। जी बोलिए मनीष। ये शासन में वैसे बैठे नौकरशाह हैं, कुछ शासन में वैसे बैठे हुए ऐसे नौकरशाह हैं जिनके कारण हमारी दुर्दशा हो रही है, जिनके कारण सरकार हमें हटा रही है। वे लोग मिसगाइड करते हैं, किसी दुर्भावना से ग्रसित हैं, बाहर के लोगों को लाना चाहते हैं, अपने लोगों को उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नियति ऐसी नहीं रही है। सरकार की नियति अच्छी थी तब तो उसके संकल्प के द्वारा मुझे अपॉइंट किया गया, लेकिन बीच में ऐसी समस्या आ गई, और समस्या आ गई जब उसमें कुछ ऐसे नौकरशाह बैठे हुए हैं जो अराजक की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, कहीं दूसरे जगह लाभ पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी समस्या आई हमारे सामने। आखिर सरकार तो उसी की बात मानती है ना, सरकार तो उसी जी की बात उसी मान रही है। ये तो मेरा प्रयास आपकी सर तो यहीं पे मैं बोलना चाहूंगा, जी जी सरकार उसी की बात मानती है, और मेरा प्रयास है अपने डेमोक्रेटिक राइट के तहत, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत आपके माध्यम से, किसी और माध्यम से, जैसे भी हो, अपनी बात सरकार के पास रख सकें, वहां तक पहुंचा सकें, ताकि मेरी बात मानी जा सके, और जो उनके सलाहकार हैं, सिपाहकार हैं, उन लोगों की ये बातें जो दुर्भावनाग्रस्त है न मानी जाए। यही तो मेरा सरकार से मांग है, इसीलिए तो मैं आपके साथ डिबेट पे हूँ, इसीलिए तो मैं मंच की तलाश कर रहा हूँ, रोज नए नए मंचों पे आ रहा हूँ कि हमारी बात उन तक पहुंच जाए, ताकि चीफ मिनिस्टर इस साजिश का खुलासा उनके सामने हो जाए, किस साजिश के तहत कई वर्षों से बिहारी लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमारे राजनेता नहीं समझ पा रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि उस दिन 3 तारीख को पटना में जो लाठी चला, नीतीश जी जी को पता नहीं? जी पता है, तो हमारे पता सर पता है। जी जी माननीय मैं मुख्यमंत्री जी को जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है क्या कि जी 3 तारीख जी को सर है। जो अतिथि टीचर पर लाठियां बरसाई गई, जी और जी 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 5 सितंबर जो शिक्षक जी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जी जी एक जो आइडियल है उनको लेकर हम लोग मनाते जी हैं जी कि शिक्षक, और वाकई शिक्षक जो है समाज का या देश का या प्रदेश का जो नव निर्माण करता है, ये जो है उसमें दृढ़ता प्रदान करता है, जी बैकबोन होता है किसी भी समाज का। 3 जी तारीख को शिक्षकों को किया जाता है। जी सरकार के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, विद्वान हैं, इसमें कोई शक नहीं, संवेदनशील है, कोई शक नहीं, जी लेकिन उनकी संवेदना प्रकट नहीं हुई। 5 तारीख को कुछ भी नहीं बोले। ऐसा नहीं लगता कि वो उन्हीं पदाधिकारियों के बात को ज्यादा सराहना देते हों या सराहते हों जिसके बारे में आप जी इशारा कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल वैसा तो है, लेकिन वहां पे एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। मेरा ये मानना है और मेरा विश्वास है कि जो भी लाठीचार्ज हुआ या जो भी शिक्षकों के साथ जिस तरीके का भी दुर्व्यवहार किया गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये निर्देश मुख्यमंत्री का हो, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है। ये उनके निचले जो अधिकारी हैं उनके द्वारा की गई। और इस संबंध में एक और ये चीज सामने आता है कि सत्यापित खबर तो नहीं कर सकता, चूंकि सोर्स पे मैं मुहर अभी नहीं लगा सकता, लेकिन जिस थाने के अधिकारी द्वारा 5 तारीख को लाठीचार्ज की गई है, उस थाने के अधिकारी कल सस्पेंड हो गए हैं, सेक्रेटेरिएट थाना के। जी वो तो नहीं जी प्रोसेस है, वो तो प्रोसेस है, वो तो सर प्रोसेस है। तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा शिक्षकों के ऊपर लाठी अगर चलाई गई और आपका सॉरी उस ऑफिसर का अगर सस्पेंशन होता है, तो कहीं ना कहीं ये तो बात है ना, जो सरकार की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी हमारे ऊपर लाठीचार्ज करना। सरकार की इच्छा तो नहीं कहीं से दिखती है, ये तो निचले स्तर के जो अधिकारी थे उनकी इच्छा रही होगी। चलिए, मैं आपकी बात मान जी लेता हूँ कि सरकार की इच्छा नहीं थी। 5 तारीख को उन्हें जी कोई कमेंट करना चाहिए था इस पर, शिक्षकों के साथ जी जो हुआ जी अच्छा नहीं हुआ। जी क्या दीपक जी? जी जी निश्चित रूप से 5 करना चाहिए सितंबर था को इस लाठी। जी जी 5 सितंबर को 5 माननीय सितंबर मुख्यमंत्री जी को गेस्ट लेक्चर के बारे में बोलना चाहिए था कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, प्रोफेसर के साथ जो भी हुआ है गलत हुआ है। वर्चुअल कमेंट ही आना चाहिए था कि जी जी आना चाहिए था, आना चाहिए। निश्चित। कहीं न कहीं सब मिला के ऐसा लगता है
कि आपके अनुसार बीच का जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित कर रहा है, और जी जी यही कारण है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो लचर होती जा रही है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में करीब 85 to 90% जो बच्चे हैं जो स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो इतने परसेंट 85 तक आप समझ सकते हैं कि वो गरीब के बच्चे हैं जो बिहार में पढ़ते हैं। बाकी जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर निकल जाते हैं, बाहर पढ़ते हैं। और बिहार में जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है या चुनाव का साल है, तो सारे लोगों का ध्यान उसी जो 85% है उसी की तरफ ज्यादा होता है कि ये लोग आए वोट दें, लेकिन उनका ध्यान कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों के पढ़ाई की तरफ नहीं होता, या उसके लिए जो समुचित व्यवस्था है उस तरफ नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से आवाज वहां तक चाहे पहुंचे और बेहतर व्यवस्था कायम हो। निश्चित तौर से आपकी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए, पहुंचे, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर गहन सोच करके, गहन विचार करके एक बेहतर रास्ता बनाए, तो बिहार की शिक्षा जो है वो ज्यादा बेहतर होगी, आगे बढ़ेगी। अभी तो कई साथी हम लोग से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा समय हम लोग डिबेट पर रहे, लेकिन हाँ, अमित जी कहाँ हैं? शायद वो अभी नहीं है या क्या। तो मुझे लगता है कि एक सवाल और हम आपसे रख ही लें कि बिहार में जो कॉलेजेज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उसमें कई तरह के कॉलेज आते हैं। कुछ है जो कंफर्म है, मतलब जो है कंस्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं आप, कुछ है जो एफिलिएटेड है, और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिसको सरकार 2 साल 3 साल के लिए मान्यता देती है या दी है, और बहुत यूनिवर्सिटी में उसको हटा दिया गया है या फिर बंद कर दिया गया है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को हम कितना मजबूत कर सकते हैं? ये कॉलेज है वहाँ